So guys, let's start a new chapter. Let's start a new chapter. इस चैप्टर का नाम है डिडक्शंस. इस चैप्टर का नाम है डिडक्शंस. चलिए इसकी शुरुआत करते हैं. इस चैप्टर का नाम है डिडक्शंस. वेलकम दिस चैप्टर. सब स्वागत करिए इस चैप्टर का. इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं डिडक्शंस. So deductions under chapter 6a. Deductions under chapter 6a. Let me give you a brief overview. ये है chapter 8. ठीक है, ये chapter 8 है. Let me give you a brief overview of this chapter. First of all, let me tell you अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा. 2 मिनट में पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ. अभी इनकम टैक्स में क्या पढ़ा. सबसे पहले हम लोग ने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स. बेसिक कॉन्सेप्ट में ये देखा कि इनकम टैक्स कैसे लगता है, कब लगता है, किस पे लगता है, क्या लॉ, क्या एक्ट, रूल्स, एवरीथिंग वी अंडरस्टूड. व्हाट आर द रेट्स, व्हाट हु आर द पर्सन्स, किसके ऊपर कितना रेट, क्या रिबेट, क्या सेस, क्या सरचार्ज, सब कुछ हम लोग ने पढ़ा. स्पेशल इनकम्स क्या होता है, स्पेशल इनकम में कितना स्पेशल रेट लगता है, व्हाट आर द कंडीशंस, एवरीथिंग वी अंडरस्टूड. Then we get into residential status. Who is a resident, who is a non-resident, who is a resident, ordinary resident, who is resident, not ordinary resident. Non-resident होने से क्या होता है, resident होने से क्या होता है, what are the conditions for different kind of persons. Then we went into scope of total income. Scope of total income में हम लोग ने देखा कि बॉस जब scope of total income आ रहा है तो scope of total income में we will understand income accrued in India, income received in India, income deemed to accrue in India, income deemed to receive in India. So किन किन के लिए, किन किन रेसिडेंट्स के लिए, किन किन नॉन रेसिडेंट्स के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होता है. रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है लिंक्ड विद सोर्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. 10 मार्क्स पक्का, 8 से 10 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं. देन आई टॉट यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी which is one head of income. Income from salaries, another head of income. Income from capital gains, another head of income. Income from other sources, fourth. And then income from PGBP. ये पांचों को जब आप टोटल करते हो ना, I repeat, ये जब पांचों को आप टोटल करते हो तो you get a figure known as GTI, that is gross total income. I repeat, you get a figure that is gross total income. Now after this gross total income आपको कुछ माइनस करने मिलता है. Means you get certain deductions. I repeat, you get certain deductions. So this deduction basically reduces your gross total income. I repeat, this deductions basically reduces your gross total income. ये आपका gross total income को ये ग्रॉस टोटल इनकम को माइनस करता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से. सो व्हेन आई एम टेलिंग यू ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम को क्या करेगा, माइनस कर देगा. चैप्टर 6 का डिडक्शंस. अब ये चैप्टर 6 से क्या, व्हाट इज दिस चैप्टर 6 से. चैप्टर 6 से इज प्रोवाइडेड इन द इनकम टैक्स एक्ट. यानी जितने भी डिडक्शंस चैप्टर 6 से में मेंशन्ड है, ये चैप्टर 6 से के डिडक्शंस है ना, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं. चैप्टर 6 से के डिडक्शन, सबसे पहले पार्ट ए. इसमें क्या है, 4 पार्ट्स. पार्ट ए जनरल. पार्ट ए टॉक्स अबाउट जनरल डिडक्शंस क्या है, पार्ट ए में बताया गया है. देन कम्स पार्ट बी डिडक्शंस. पार्ट बी डिडक्शंस बोलता है कि पेमेंट में क्या डिडक्शंस मिलेगा. मींस वंस यू पे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स. आई रिपीट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स. तो पेमेंट्स में आपको क्या डिडक्शन मिलेगा. देन कम्स सी. आई रिपीट, देन कम्स सी. आई रिपीट, देन कम्स सी एंड सी ए. आई रिपीट, सी एंड सी ए. तो सी बोलता है कि कुछ कुछ डिडक्शंस आपको इनकम में से मिलता है, कुछ कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शंस मिलता है. यानी टैक्स हॉलीडेज. अगर आप याद कर रहे हो ATIA सीरीज, ATIA, ATIAB, ATIC, ATID, ATIE, ATHH, ATHHA, ये सारे सेक्शंस के अंदर यू गेट डिडक्शंस अंडर पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 से. Similarly, there is a part CA. I repeat, similarly there is a part CA. ये part CA बोलता है other income. ये part CA बोलता है other income. I'll teach you everything guys, ठीक है. ये other income बोलता है. other income मतलब interest income. If you have earned any interest income, तो interest income के अंदर भी आपको deductions मिलता है. ये chapter 6A का part CA बोलता है. And then comes part D. And then comes part D. Part D talks about other deductions. Part D talks about other deductions. Till now there is only one section in this part, that is ATU. ये अपने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. आप ओवरऑल ये समझो कि डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से बेसिकली यू नीड टू नो कि ऑन व्हाट इनकम्स, ऑन व्हाट एक्सपेंडिचर, ऑन व्हाट पेमेंट्स यू आर गोइंग टू गेट दिस डिडक्शन.
सो आपको एक कंपोजिट लर्न करना है कि एग्जामिनेशन में यू आर नॉट गोइंग टू आस्क, आपको कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता कंप्यूट द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से का हार्डली यू विल फाइंड एनी इंडिपेंडेंट सम, बट इन द एग्जामिनेशन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से most probably will be present in almost all the sums. By hook or by crook they will give you certain adjustments where you have to give deductions, because कहीं ना कहीं आपको हर सम में इनकम निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। टोटल इनकम पूछते ही आपको ये ध्यान रखना है कि बॉस मुझे डिडक्शंस भी देना है, क्योंकि डिडक्शंस अगर एलिजिबल हुए तो डिडक्शंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी ए हो, चाहे वो डी हो, कोई भी पार्ट्स है, यू हैव टू गिव द डिडक्शंस। सो अब अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, बेसिक फोकस यही है, वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट आर दी सेक्शंस, आई रिपीट, व्हाट आर दी सेक्शंस ऑन विच यू आर गोइंग टू गेट द डिडक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो सेक्शन किस चीज के बारे में बात करता है, ऑन व्हाट पेमेंट और इनकम, इट कैन बी एनीथिंग, आइदर यू आर गेटिंग डिडक्शन ऑन पेइंग सर्टेन अमाउंट or you are going to get deduction on earning certain amount. So एक हुआ income based deductions और एक हुआ payment based deductions. So if you are paying something, I repeat, if you are paying something, please guys, पुलक, निकी, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर आप ये क्लास ध्यान से नहीं सुन रहे हो, so please do not disturb other students. I request you please, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, और अगर आप ठीक से नहीं सुन रहे हो तो यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट ओवर इट। आप लोग अभी अपलोड लेक्चर्स का बात कर रहे हो, आपको पता है कि अपलोड नहीं होगा, मैं लाइव आपके साथ बैठा हूं, बट यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट इंस्टेड यू विल ट्राई टू डिस्टर्ब द अदर स्टूडेंट्स एंड यू आर ब्रेक द मोमेंटम। क्यों करते हो आप ऐसा? आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर्ड हो, मेरे को इतना बताने की आपको दरकार नहीं है। सो कमिंग बैक टू स्टडीज, you just reduce the deductions under chapter 6 से from the gross total income। उसके बाद जो डिडक्शंस आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो भी है वो जो भी डिडक्शंस है, आइदर यू पे समथिंग एंड यू गेट द डिडक्शन, और यू रिड्यूस समथिंग फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम, एंड आइदर यू अर्न समथिंग एंड यू गेट द डिडक्शन। दोनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नाउ अपने को एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा, पेमेंट भी पूछ सकता है, अपने को एग्जाम में अदर एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शंस भी पूछ सकता है। सो सेक्शन आपको लर्न करना जरूरी है इस चैप्टर में। Every single section in this chapter is important. You have to learn the section numbers in this chapter. आपको section number learn करना जरूरी है, and it is my duty if you be with this in this class with me throughout, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको सेक्शन नंबर सारा लर्न करवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर आप मत बोलना कि सर सेक्शन नंबर तो लर्न नहीं हुआ। नहीं होगा लर्न, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं पढ़ोगे और आप ध्यान से नहीं सुनेंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो दिस इज नंबर 1 सेक्शन। नंबर 2, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली, व्हाट इज द इनकम एग्जैक्टली, नेचर। नंबर 3, हाउ मच डिडक्शन यू विल बी गेटिंग, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन, यू हैव टू क्वांटिफाई द डिडक्शन कि कितना डिडक्शन आपको मिल रहा है। एंड लास्टली, क्या क्या कंडीशंस है वो डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, आइदर इट इज कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस इन दी income tax law are conditional deductions, means you have to fulfill certain conditions and then only you will get the deductions. And lastly, और एक चीज मैं मिस कर गया कि किससे मिलेगा, who is the eligible SSC। again इसमें most of the deductions are available only to an individual or HUF। I repeat, most of the deductions under chapter 6A are available to an individual or HUF, and उसमें से भी residents को ज़्यादा प्रेफर किया गया है कि जो इंडिया के रेसिडेंट है उनको ज़्यादा डिडक्शंस मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज देयर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल एज कंपेयर टू अ नॉन रेसिडेंट हुज ओनली इंडियन सोर्स्ड इनकम इज टैक्सेबल। सो ये सारे डिडक्शंस है। अब चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर ये डिडक्शंस में कितने कैसे आप क्लासिफाई करोगे डिडक्शंस। तो अगेन फर्स्ट पेज में जो ये चार्ट है, दिस डिस्क्राइब्स द इंटायर चैप्टर। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको डायग्रामेटिक फ्लो में दिखा के बता दिया है कि कुछ होते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, कुछ होते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, और कुछ होते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शंस, और कुछ होते हैं अदर डिडक्शंस। आई मीन पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, और कुछ अदर डिडक्शंस होते हैं। तो ये 3 डिडक्शन में क्लासिफाई की गई है। तो अगेन देखिए सेक्शन 80C,
80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EE, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस है जो अपने आज चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC, ये सारे डिडक्शंस है जो अपने को पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, यानी जो अपने पे करते हैं वो अपने को अलाउ होता है। देयर आर सर्टेन इनकम बेस्ड डिडक्शंस आल्सो व्हिच वी गेट, दैट इज 80JJAA, 80RRB, 80QQB, 80TTA, 80TTB एंड कुछ अदर डिडक्शंस हमें मिलते हैं, ये भी ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर बेस्ड है, विच इज सेक्शन 80U। क्या बोला मैंने? 80U। तो ये सारे सेक्शन के बारे में हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। We will discuss everything. We will discuss also an illustration so that we get full coverage of this chapter. ठीक है, ये पूरा डिडक्शंस का कवरेज हमें मिलेगा, लेकिन आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और आपको मेरे साथ रिप्लाई तभी करना है जब मैं पूछ रहा हूं। अननेसेसरली प्लीज चैट में रिप्लाई नहीं करेंगे। आइए सर, आपका क्लास आज शुरुआत करते हैं ये सारे के सारे सेक्शन से, बिकॉज यही सारे सेक्शन है जो अपने को आगे हेल्प करने वाले हर एक सम को सॉल्व करने के लिए। ओके सर, सबसे पहले अपने आते हैं इंट्रोडक्शन। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से इज अलाउड फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम। ऑब्वियसली आपको जीटीआई में से डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, जो 80C से 80U में सब कुछ आ गया इसमें, 80C, 80D, 80E, 80G, 80IABCD सब कुछ आ गया इसमें। 80U तक सारे सेक्शंस के डिडक्शंस आपको जीटीआई में से ही मिलते हैं, यानी सारे हेड्स कंप्यूट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो तीन तरह के डिडक्शन से अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, एक होता है इनकम बेस्ड डिडक्शंस और एक है अदर डिडक्शंस। ठीक है, नाउ बेसिक रूल्स पहले जान लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ एवरी सेक्शन। सब बेसिक रूल्स क्या डिडक्शंस के, तो पूरे डिडक्शन चैप्टर में गवर्नमेंट ने पहले रूल्स बताया कि देखो डिडक्शंस देने का एक बेसिक रूल्स फंडा समझ लो। वो फंडा हमेशा हर सेक्शंस में एप्लीकेबल होगा एंड वो फंडा को आप ओवररूल नहीं कर सकते। आई रिपीट, वो फंडा को आप ओवरऑल नहीं कर सकते। नाउ अगेन उसमें भी तीन सेक्शन है, 80A, ठीक है, 80A, 80AB एंड 80AC, दैट्स इट। सब कुछ आप जानते हो गाइस, आई एम मेकिंग यू रिवाइज एवरीथिंग यू नो। नाउ आई एम जस्ट कोडिफाइंग इट इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 80A, 80AB एंड 80AC। 80A सबसे पहले बोलेगा कि भैया कि आपका जो चैप्टर 6 का डिडक्शंस है दैट कैन नेवर एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। इसका मतलब डिडक्शंस के कारण यू कैन नेवर हैव एनी लॉस, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग डिडक्शंस। आई रिपीट, गवर्नमेंट इज गेटिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, उसके कारण आपको कभी लॉस नहीं आ सकता। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बीच में फर्क क्या होता है? एक तो एग्जेम्पशन भी आपको मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट अ डिडक्शन। सो नाउ आई विल टेल यू गाइज, एग्जेम्पशन विच वी गेट दैट वी गेट अंडर सेक्शन 10. This exemption is saying that a particular income is not includable in the taxable income. ये income include ही नहीं होगा. He has no allowed to enter into the class. But deduction will say, okay, you are allowed to enter into the class, but then again I'll tell you to go outside the class. मतलब समझ गए? Include होके exclude करना, इसको deduction कहते हैं। बट एग्जेम्पशन में कि आप उसके एंट्री ही रोक दो, आप उसको टैक्सेबल इनकम में जोड़ो ही मत, लाइक डिविडेंड इनकम। ओके, दैट्स अ प्योर एग्जेम्प्ट इनकम, उसको एग्जेम्प्ट मानते हैं, उसको इनकम में क्लासीफाई ही नहीं किया जाता है, टैक्सेबल इनकम में क्लासीफाई ही नहीं किया जाता है। सो दैट इज एन एग्जेम्प्ट इनकम। सो डिडक्शंस कैन नेवर एक्सीड जीटीआई। आई रिपीट, डिडक्शंस कैन नेवर एक्सीड जीटीआई। अगर आपको याद होगा ये डिडक्शंस के बारे में हम लोग ने कैपिटल गेन में भी डिस्कस किया था कि आपको कैपिटल गेन से, कौन सा कैपिटल गेन याद आ रहा है कुछ? एलटीसीजी वाला कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से एप्लीकेबल होता है, 112A, कुछ याद आ रहा है? 112A, देखिए लिंक करा रहा हूं मैं ताकि आपको याद है। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ रिविजन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी टॉपिक। तो 112A, 112, 111A, ये सारे सेक्शंस के अगेंस्ट में आपको चैप्टर 6 से नहीं मिलता है। तो गाइज यू हैव ऑल्सो टू सी व्हेन यू आर गिविंग डिडक्शंस की डिडक्शंस कहां से दे रहे हैं आप जीटीआई से दे रहे हो, तो उस जीटीआई में कौन कौन से इनकम्स है? कहीं उसमें ऐसा तो सिचुएशन नहीं है कि उस जीटीआई में खाली कैप गेन है। अगर खाली कैप गेन है तो डिडक्शंस आप अलाउेबल होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज डिडक्शंस के बेसिक रूल को ही आप फॉलो नहीं किए।
And the basic rule says that on certain incomes you're not going to get deductions from certain incomes, like capital gain के कुछ special incomes के against में आपको कभी deductions मिल ही नहीं सकता. So I hope you are getting my point. ठीक है ना. सो सेक्शन 80A क्या बोलता है कि 80C to 80U shall be allowed from GTI while computing total income. ठीक है सर. टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड GTI. पता था ये कि GTI से ज्यादा वो नहीं हो सकता. Okay, even if you are eligible to claim independently under 80C to 80, you cannot take more deduction than from GTI. Thus there cannot be any as a इसका कोई loss नहीं हो सकता, इसका कोई loss नहीं हो सकता, कोई loss आप claim नहीं कर सकते because of chapter 6 से deduction. Next, deductions cannot be carried forward to the next year. Obviously yes, ये कोई loss carry forward नहीं है कि लॉस इस साल हो गया, सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो अब अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए. डिडक्शंस इस साल का इसी साल मिलेगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता. चैप्टर 6 से डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली इफ दे आर क्लेम्ड इन रिटर्न. यहां पे मेरे को एक पार्ट आप प्लीज ऐड कर लीजिए ना, या फिर आप सुन लो. पार्ट सी वाले का बात कर रहा है. किसका बात कर रहा है? पार्ट सी. सर ये पार्ट सी क्या हुआ? पार्ट सी याद है, अभी अभी मैंने चैप्टर 6 से के पार्ट्स आपको पढ़ाए थे. मैंने अभी भी आपको चैप्टर 6 में पार्ट सी पढ़ाया था कि चैप्टर 6 से डिडक्शंस, और इसमें और भी बहुत सारे सेक्शन 10AA ये हम लोग एग्जामिशन में पढ़ेंगे. SEZ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आज के डेट में यही है इनकम टैक्स में कि इफ SEZ यूनिट is exporting things outside India, so to the extent they are exporting turnover, I mean to the extent they are exporting articles out of India or exporting services outside India, they are going to get that much benefit of income tax as a eligible deduction under section 10AA. तो 10AA का डिडक्शन है और चैप्टर 6 के इनकम बेस्ड डिडक्शन है. सर ये इनकम बेस्ड डिडक्शन क्या है? अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE, एक बार बता दूं, जितने भी CA स्टूडेंट्स है, CA स्टूडेंट्स ओनली, यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस. ये आपके एग्जाम में नहीं आता है. आई मीन आता नहीं, आपके एग्जाम में है ही नहीं, बट CMA CA स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में है. इसलिए मैं अक्टूबर में जो एक्स्ट्रा क्लासेस होगा आपका, वहां पे मैं कराऊंगा इसको. 80IE, API, IC, ID ये पूरा कवर्ड है आपके एग्जाम में. तो इसको अपने टैक्स हॉलीडेज बोलते हैं, जो आपको इनकम में डिडक्शंस मिलता है. तो ये सारे स्पेशल सेक्शंस अपने पढ़ेंगे बाद में. अभी आप एक बार नॉलेज के लिए इतना समझ लो कि जितने भी स्पेशल टैक्स हॉलीडे वाले सेक्शंस है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिट इफ यू डू नॉट क्लेम दैट इन रिटर्न. सर रिटर्न मतलब जो आप पे फाइल करनी पड़ती है इन दी असेसमेंट ईयर, इसका भी पूरा डिटेल में चैप्टर जो अपने पढ़ेंगे. तो असेसमेंट ईयर में यू फाइल दिस रिटर्न, एंड दिस रिटर्न यू फाइल, यू हैव टू क्लेम दैट इन द रिटर्न ओनली, देन यू आर गोइंग टू गेट द डिडक्शन, एल्स नॉट. देन कम्स सेक्शन 80AB. 80AB क्या बोलता है? 80AB भी लगभग यही बात बोलता है कि आप कोई भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस, यानी पार्ट सी वाले डिडक्शंस, क्या बोला मैंने? पार्ट सी वाले डिडक्शंस, इनकम बेस्ड डिडक्शंस के बारे में सारी बात हो रही है और कोई डिडक्शंस के बारे में नहीं. पार्ट सी वाले डिडक्शंस अगर आप निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आप कोई इनकम पे डिडक्शन निकालोगे, राइट? यू विल नॉट जस्ट फाइंड इट फ्रॉम टोटल, आई मीन आपको इनकम पे निकालना है. तो ये जो इनकम है ये आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दिस इनकम विल बी कैलकुलेटेड एज पर IT एक्ट. मतलब ये भी जो इनकम है ना, ये पूरे इनकम टैक्स लॉज से निकाला हुआ इनकम है, और उसके बाद जो आप डिडक्शन दोगे उस इनकम से दोगे जो इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से आपने इनकम निकाला है. दिस इनकम विल नॉट बी द बुक प्रॉफिट्स, दिस इनकम विल नॉट बी द नेट प्रॉफिट्स विच इज शोन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस इनकम विल बी कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स लॉज. तो यही 80AB बोलता है कि जो डिडक्शंस, प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस व्हेन वी आर कंप्यूटिंग, सो दिस नेट इनकम विच इज calculated as per IT Act before making deductions under chapter 6 shall be regarded as the income received by the SEC and which is included in his GTI. यही वो प्रॉफिट जिस वो GTI में जो इंक्लूड करके रखा है वही से वो डिडक्शन क्लेम करेगा. देखिए डिडक्शन तो चैप्टर 6 से ही क्लेम करेगा, बट ग्रॉस टोटल इनकम में तो ऑलरेडी वो इनकम जुड़ा हुआ है ना जिस पे वो डिडक्शन क्लेम करेगा. एंड दिस ग्रॉस टोटल इनकम इज व्हाट? समेशन ऑफ सैलरीज, समेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, PGBP and other sources. Total in that income will already be included of the business which you are going to get the deduction of. उसके बाद आप क्या करते हो? डिडक्शन माइनस करके फाइनल अपना आंसर निकालते हो. ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट चलते हैं गाइस, सेक्शन 80AC. ठीक है, ये लास्ट है, सिंपल है.
यहाँ पे भी यही बात बोली है कि इनकम बेस्ड डिडक्शन अंडर दीज सेक्शंस शैल नॉट बी अलाउड और शैल बी ओनली अलाउड टू द एसएससी इफ इट फर्निशेज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिटर्न टाइमली फाइल करना जरूरी है। ये 139(1) we will study in the return chapter. We'll study in the return chapter that you have to file the return timely. If you fail to furnish the return timely, definitely you are going to lose the benefit of this tax holidays. So अगर आप return timely file नहीं किए ना, so you are not going to get the deduction. So यहाँ पे किसकी बात की गई है? अब स्टूडेंट सोचेगा पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, अगर मेरे को पेमेंट बेस्ड डिडक्शन लेना है तो भी क्या मुझे रिटर्न टाइमली फाइल करना है? नो, ये एक्ट ने नहीं बोला है। एक्ट ने बोला इनकम बेस्ड डिडक्शंस अंडर दीज सेक्शंस विल बी ओनली अलाउड इफ यू फाइल द रिटर्न टाइमली, क्लेम इट इन द रिटर्न, क्लेम करिए रिटर्न में एंड फाइल करिए टाइमली। सो ये एक बेसिक रूल्स थे जो मैं सोचा आपको बता दूं। एंड अब अपने स्टार्ट करते हैं हम लोग का नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली फर्स्ट पार्ट हम लोग ने रूल्स पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जैक्टली डिडक्शंस। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए एंड सबसे ज्यादा वॉल्यूमनेस भी वही है। After that, I will be covering income-based deductions to the extent which is for the all students, which is common for all students. उसके बाद हम other deductions take over करेंगे, chapter over करेंगे। उसके बाद then next month, मतलब उसका lecture हम अलग से record करेंगे and exclusively जो CMA CS students के लिए वो deductions वाला part अलग से हम आपको lectures provide कर देंगे। तो investment in specified assets, सबसे पहले और सबसे hottest section which is very famous in this country is section 80C. C stands for contribution. नाम देख के समझ में आ रहा है कि आप contribute करोगे, आप कहीं पे contribute करोगे, invest करोगे। So जो भी आप invest करोगे आपको उसका deduction 80C देगा। अब वो 80C क्या है, क्या क्या चीज पे आपको 80C में deduction मिलता है, वो चलिए अपने फटाफट इस टेबल के थ्रू देखते हैं। सो सेक्शन 80C का डिडक्शन हमें मिलेगा। ओके, मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक मेरे को कोई चैट आया भी नहीं है, अभी तक मेरे को कोई चैट आया भी नहीं है। थैंक यू सो मच। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट सेक्शन 80C, कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन में हु इज गोइंग टू गेट दिस डिडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्शन में जो भी बातें लिखी है किसको इसकी डिडक्शन मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी या HUF को मिलेगी? ध्यान रहे रेसिडेंट के बारे में बात नहीं किया है। Any individual will be getting this deduction, any HUF will be getting this deduction। ठीक है, ये सबको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट सर कितना डिडक्शन मिलेगा ये भी बता दीजिए। जितना सम आपने डिपॉजिट किया है या पे किया है या कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन होगा 1,50,000। आई रिपीट, मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 1,50,000, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर कौन कौन से पेमेंट्स पे, अब अपने को सीखना है कौन कौन से पेमेंट्स में वी आर गोइंग टू गेट द डिडक्शन, ये भी हमें बता दीजिए। तो ये लिस्ट आपको लर्न नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट आर दी बेसिक थिंग्स इन दिस लिस्ट। जैसे आपके माइंड में आएगा वो आप उसके हिसाब से अपना आंसर सोच के निकाल के आंसर कर सकते हो। सो व्हाट आर द एलिजिबल पेमेंट्स ऑन विच यू आर गोइंग टू गेट डिडक्शन under chapter 6A or under this particular section 80C, we will study that। और वही section वही जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्लिक करना चाहिए, ओ हाँ ये तो कहीं मिल रहा था डिडक्शन, कहाँ मिल रहा था? 80C में। हाँ चलो रिड्यूस करो फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आता है वो है LIC। सब अपना LIC करवाते हैं भैया, लाइफ इंश्योरेंस कौन नहीं कराता? कौन नहीं कराता अपना लाइफ इंश्योरेंस? आई वुड से सब अपना लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम सब कराते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो प्रीमियम आप पे करते हो अपने लिए पे करते हो, देखिए मैं बहुत ही साधारण मनुष्य की तरह सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ओके तो सेल्फ खुद के लिए आप पे कर रहे हो, अपने स्पाउस के लिए पे कर रहे हो, हस्बैंड या वाइफ, या चिल्ड्रन के लिए पे कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें चिल्ड्रन भी कवर्ड है एंड वो मेजर, माइनर, मैरिड, सिंगल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कोई भी हो सकता है। तो 80C में सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन दोनों के लिए पे कर रहे हो, मेजर भी हो सकता है माइनर भी हो सकता है। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो गाइस इसमें आपको पॉलिसी डेट्स याद रखना है। क्या याद रखना है? पॉलिसी डेट्स, कि व्हेन वाज द पॉलिसी इशूड, बिकॉज अकॉर्डिंगली द डिडक्शन अमाउंट विल वेरी। इफ द पॉलिसी इज इशूड बिफोर 1/4/12, मतलब पॉलिसी 31 मार्च 12 तक इशू हो गया है,
ठीक है, 31 मार्च 12 तक इशू हो गया है। सो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग डिडक्शन अप टू 20% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड। दिस इज बेसिकली पॉलिसी वैल्यू, दिस इज बेसिकली मिनिमम पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू जो मिनिमम पॉलिसी वैल्यू है उसका 20% से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यही हो जाएगा 10%। दिस विल रिड्यूस टू 10% इफ द पॉलिसी डेट इज ऑन और आफ्टर 1/4/12 बट बिफोर 1/4/13। ध्यान से 31 मार्च 12 तक किया तो 20% ले लो, अप टू बोले, हाँ अप टू, उससे कम हुआ तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पेड, द इंश्योरेंस पेड और दिस लिमिट, दिस इज द लिमिट, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट यही है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, तो इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते, तो आपको डिडक्शन अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/12 बट बिफोर 1/4/13 हो गया 10%। लेकिन सर अचानक से डेट से चेंज क्यों हो गया, मैं आपको एक कारण ये बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस 15%। गवर्नमेंट सोचे जो डिजेबल्ड लोग हैं, जो डिजेबिलिटी से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, या फिर जिनका बॉडी के कुछ पार्ट्स फंक्शनल नहीं है या डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए थोड़ा सा रेट बढ़ाया जाए। तो वो अमेंडमेंट आया था 1/4/13 से आया था, इट केम प्रोस्पेक्टिवली, डिड नॉट कम रेट्रोस्पेक्टिवली। सो 1/4/13 से आया, तो 1/4/13 से जो पॉलिसी इशू हुई, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/13, सो वहां पे सबको छोड़ के आई मीन डिजेबल्ड लोगों के लिए तो 15% हो गया, 5% इंक्रीज, बाद बाकी लोगों के लिए 10% ही है। सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट इफ लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर दोज पीपल हु आर हैंडीकैप्ड, तो 15% तक आपको डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C। नाउ इन दिस सम एश्योर्ड, द अमाउंट विच विल नॉट, द अमाउंट व्हाट विल इट नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ बोनस और रिटर्नेबल प्रीमियम। ध्यान से सुनना, रिटर्नेबल प्रीमियम क्या होता है कि आज मैं जो इंश्योरेंस पे कर रहा हूं, सब चीज का एग्जांपल है गाइस, द माइंड ब्लोइंग चैप्टर। ये देखिए जो चैप्टर का साइज है, ये मैं 50% बढ़ाया हूं जस्ट बिकॉज ऑफ इलस्ट्रेशन और उसका सोल्यूशन। ये 10 पेज से ज्यादा का चैप्टर नहीं है, मतलब मैक्सिमम 10 पेज है, वो भी इतना तामझाम की है। तामझाम मतलब इतना कलर वलर, हेडिंग, सब हेडिंग डाला है उसमें भी तो स्पेस लगा है ना। तो आई हैव मेड दिस चैप्टर वेरी इजी फॉर यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट वन डे बिफोर एग्जाम विद इन मैक्सिमम हाफ एन आवर। बस हाफ एन आवर हुआ, ये चैप्टर पूरा आपके दिमाग में एकदम आ गया एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जामिनेशन। सो सम एश्योर्ड शैल नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ बोनस और रिटर्नेबल प्रीमियम। जो प्रीमियम आपको कंपनी वापस दे देगी या जो कंपनी आपको बोनस देगी, वो तो आपके हाथ का कॉस्ट कम कर रहा है ना। सो दिस इंश्योरेंस, दो ये जो वैल्यू में इंक्लूडेड होता है वो वैल्यू अब इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस सम एश्योर्ड का ही 10%, 15 और 20% यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। तो वो चीज आप वैल्यू में इंक्लूड मत करना, दैट इज फॉर श्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जेम्पशन ऑन रिसीट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम LIC। यही से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 1010D का लिंकेज आता है, मजा आ जाएगा सुन के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल्स, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। सर 1 लाख की पॉलिसी है, आई रिपीट 1 लाख की पॉलिसी है। अज्यूम करो कि 1/4/13, आफ्टर 1/4/13 दिस पॉलिसी वाज इशूड। ओके, लेटेस्ट है, मतलब 1/4/13 मतलब थर्ड स्लैब है। 31 मार्च 12 तक तो 20%, 1/4/12 से है तो 10%, बट 1/4/13 से डिजेबल्ड, नॉन डिजेबल्ड, डिजेबल्ड के लिए 15, नॉन डिजेबल्ड के लिए 10, तो मैं नॉन डिजेबल्ड टू अज्यूम करके चलना। 1 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख की पॉलिसी है, 1/4/12 आई मीन 1/4/13 के बाद ये पॉलिसी इशू हुई है। द प्रीमियम पेड इज, द प्रीमियम पेड केस ए, द प्रीमियम पेड केस ए, जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया वो है 8,000। वो कितना है? 8,000। ठीक है, अब आप बताइए 1 लाख जब आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, आई रिपीट 1 लाख जब आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, सो व्हाट विल यू गेट, विल दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स? पॉलिसी मैच्योरिटी पे आपको जो इनकम आ रही है, क्या वो इनकम होगा टैक्सेबल? यस सर, बिल्कुल होगा।
अब ये जो 1 लाख आपके हाथ में आ रहा है पॉलिसी मेच्योरिटी पे, यही पे सेक्शन 1010D बोलेगा कि इफ द पॉलिसी मेच्योरिटी अमाउंट, रिपीट, इफ द पॉलिसी मेच्योरिटी अमाउंट is meeting the criteria of that 80C वाला percentage, if the policy maturity amount is meeting the criteria of that 80C वाला percentage, then nothing will be taxable, everything will be exempt. सब कुछ क्या हो जाएगा? exempt हो जाएगा. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 लाख को कितना से मल्टीप्लाई करोगे? आप 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 1413 है तो कितना? 10%. तो which comes 10,000. The insurance premium paid is less than the specified limit. I repeat, the insurance premium paid is less than the specified limit. Okay, so in this case this entire amount will be exempt. ये पूरा amount क्या हो जाएगा? exempt हो जाएगा. मतलब सर जो 80C पड़े हैं वही चीज 1010D में है. अब मैं आपको केस भी दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा. केस भी क्या बोलेगा? Your insurance premium was 25,000. Your insurance premium was 25,000. 1 लाख की पॉलिसी के लिए 25,000 प्रीमियम. माय गॉड, कितना परसेंट हुआ? अगर आप रफली देखो 25%. आप ऐसे ही देख लो ना कितना परसेंट हुआ. 25,000 1 लाख का पॉलिसी में तो 25% प्रीमियम आप दे रहे हैं. यहां पे आपको 80C बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम हम तेरे को 10% तक ही अलाउ करेंगे. तो आप समझ गए कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज मोर देन द 10% ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड. सो बॉस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जेम्पशन. इन दैट केस इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. तो बेसिकली हम लोग ने ए पॉइंट समझ गए कि जो मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड है including bonus under life insurance policy is not exempt. मतलब it is taxable if the premium paid for any year during the term policy exceeds the percentage given in section 80C. कि जो प्रीमियम पेड है उसकी जो परसेंटेज आएगी पॉलिसी की, अगर वो 80C वाली परसेंटेज से ज्यादा है तो यू विल डेफिनेटली बी टैक्सेबल, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट. और दूसरा यहाँ पे मैं एक बार लिंक करा दिया 1010D में, क्योंकि यहीं पे आपको LIC की पॉलिसी मेच्योर हो रही है. तो एक की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो कंपनी लेता है अपने की मैनेजरियल पर्सनल के लिए, जो मेच्योरिटी होके की मैनेजरियल पर्सनल के पास भी जा सकता है, या फिर जो मैच्योरिटी होके कंपनी के पास भी जा सकता है, या उसके फैमिली मेंबर्स के पास भी जा सकता है. किसके? एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स, यानी KMP के फैमिली मेंबर्स. डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल बी टैक्सेबल आइदर इन PGPP इफ इट कम्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, और इन सैलरीज इफ इट गोज इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, और इन द केस ऑफ फैमिली मेंबर्स इट विल गो इन द हैंड्स ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो यहां पे आपको 1010D बोलता है कि भैया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो पैसा मेच्योरिटी हुआ है ना, उस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. और 80DD अपने पढ़ेंगे, डिपेंडेंट दुखी. DD बोले तो डिपेंडेंट दुखी बीमार, ये अपने पढ़ेंगे. डू नॉट वरी, वी विल अंडरस्टैंड दिस वंस दिस सेक्शन कम्स. हम लोग कवर करेंगे कि वहां पे अगर आपको कोई वापस से रीइंबर्समेंट मिल जाता है कंपनी से, कंपनी को रीइंबर्समेंट मिल जाता है एनी काइंड ऑफ पॉलिसी मेच्योरिटी, सो इन दिस केस इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1010D. तो 1010D कब एप्लीकेबल होगा? LIC से ही. तो LIC से 80C भी आ रहा है और LIC से 1010D भी आ रहा है. तो मेच्योरिटी पे 1010D लाना और प्रीमियम देते समय 80C लाना. आई होप यू अंडरस्टूड. प्रीमियम देते समय 80C लाना. अगर इस पे आप लोगों का कोई डाउट है तो यू विल डेफिनेटली कैन आस्क मी वंस आई कंप्लीट वंस द सेशन ऑफ टुडे एंड्स. ओके, आप नोट करके रखो, हम इसका डेफिनेटली सोल्यूशन निकालेंगे. चलिए फटाफट एक इलस्ट्रेशन निकालते हैं. सर फटाफट इलस्ट्रेशन बताइए. 80C का फटाफट एक इलस्ट्रेशन है, फटाफट इलस्ट्रेशन. आई वांट फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर साइड. कंप्यूट द डिडक्शन अंडर 80C फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग दिस ईयर. द डिटेल्स जिसका आपको दिया है, देखिए पॉलिसी डेट दे दिया है, जिस पर्सन का इंश्योरेंस है वो दे दिया है, एक्चुअल सम एश्योर्ड दे दिया चाहिए था, और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी दे दिया है. तो भैया आपको यही तो कंपेयर करना है. किससे? बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज, बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज. इसी का आपको सब परसेंटेज से कंपेयर करना है. और अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, बेसिकली whichever is lower, क्या बोला मैंने? whichever is lower जो होगा that will only be
अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीसी, ठीक है। बट एटीसी का ओवरऑल लिमिट क्या याद रखना, 1,50,000। एटीसी ओवरऑल लिमिट इज 1,50,000। 1,50,000 से ₹1 ज्यादा आपको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, दैट्स द मैक्सिमम कैप। 30 मार्च 12 है, तो बताइए कितना परसेंटेज होगा। इट विल बी सर 20%, इट विल बी 20%। स्पाउस फर्स्ट, क्या स्पाउस भी कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है। फर्स्ट में 15 है सर, ये तो बहुत बाद में है, 10% हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जून 17 है, बट हैंडीकैप्ड सन है, ठीक है, डिजेबल्ड है। सेक्शन 80 यू अपने बात करेंगे, ठीक है। यू इज बेसिकली फॉर डिजेबिलिटी, तो डिजेबल्ड लोगों को डिडक्शन मिलता है 80 यू में, दैट विल अंडरस्टैंड। क्योंकि 80 यू इसलिए रेफर किया बिकॉज डिजेबिलिटी की कनेक्शन दिखानी थी, इसलिए 80 यू डिजेबिलिटी की बात करती है। तो हैंडीकैप सन विल बी बेसिकली 15%। क्या हो गया? 15%। सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यू मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव परसेंटेज विद एक्चुअल सम एश्योर्ड एंड यू कंपेयर with the actual insurance premium, whichever is lower that will be the amount of deduction which you will be getting, ठीक है। तो देख लो आप, 5 लाख, 1.5 लाख और 4 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख और 4 लाख। इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो कॉलम है वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया, 51,000, 51,000, 20,000 एंड 80,000। आई रिपीट, 51,000, 51,000, 20,000 एंड 80,000, ये आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया। अब ये 20% ऑफ 5 लाख, 10% ऑफ 1.5 लाख, 15% ऑफ 4 लाख, ये जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है, 20% ऑफ 5 लाख, 10% ऑफ 1,50,000 एंड 15% ऑफ 4 लाख, ये भी हम लोग ने मेंशन कर दिया। ये सारा अमाउंट्स देखिए, सब कंपेयर करके बता दिया, ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। देख लो एक बार, 20% ऑफ 5 लाख कितना होता है बताओ? 20% ऑफ 5 लाख हुआ 1 लाख, तो 51 लाख और 51,000 और 1 लाख, तो कितना रेस्ट्रिक्ट किया आप? 51,000। तो दिस 51,000 बेसिकली यू विल बी गेटिंग एज डिडक्शन अंडर एटीसी, 20% है। नेक्स्ट, पॉलिसी वैल्यू कितना है? 1,50,000, तो 1,50,000 का कितना परसेंट लेंगे? 10% लेंगे। कितना परसेंट? 10%। तो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है? 15,000, आई मीन 20,000, तो 20,000 और 15,000 विचएवर इज लोअर, 15,000। तो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन आप 15,000 तक कर दिए। सिमिलरली 4 लाख का 15%, दैट इज 60,000, कितना रेस्ट्रिक्ट करोगे? सेम 60,000 रेस्ट्रिक्ट करोगे। तो ये जो टोटल है 51,000 plus 15,000 plus 60,000 will be the deduction which you are getting, that is 1,26,000। अब यही वाला जो अमाउंट है ना, टोटल में देखिए, अभी तो 80C का एक ही बात पड़ी अपने, यही टोटल में 1,50,000 से कम होना चाहिए। आई रिपीट, यही टोटल में 1,50,000 से कम होना चाहिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये रहा अपना पहला एटीसी का पॉइंट, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू कैन गेट दिस आंसर। नेक्स्ट अपने आते हैं अदर डिडक्शंस। एटीसी में बाकी सारे डिडक्शंस भी आपको मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड। जितना भी एम्प्लॉय है, अगर वो अपना कंट्रीब्यूट करता है सुपर एन्युएशन फंड में, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, याद है आपको, जो सैलरी में पड़े थे, एग्जेम्प्ट होता है अप टू 1,50,000। ये एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C, अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई एम गेटिंग माई इनकम, आई एम गेटिंग माई सैलरी, मैं कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, देन आई एम गोइंग टू गेट डिडक्शन अंडर 80C। सिमिलरली अगर आपको याद होगा, सैलरी में अपने प्रोविडेंट फंड पड़े थे, वहां पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर contribution is taxable under salary but exempt हो जाता है up to 12% of salary provided it is up to recognized provident fund, और सुपर और स्टैट्यूटरी में तो वो टैक्सेबल ही नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट पूरा होता है। लेकिन व्हाट अबाउट माय कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन व्हिच आई मेक, इफ यू रिमेंबर, वहां पे हम बात किए थे सैलरी में कि वो इनकम नहीं होता, उसमें आपको सेक्शन 80C में क्या मिल जाता है? डिडक्शन, बट वो अनअप्रूव्ड नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी अप्रूव्ड और इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और इट शुड बी स्टैट्यूटरी। तो यहाँ पे बात की गई है स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हो, या एक और फंड होता है पीपीएफ, यू मस्ट बी नोइंग, पब्लिक प्रोविडेंट फंड विच इज सेट अंडर पीपीएफ एक्ट। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी हम लोग पढ़े थे सैलरी में कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो कुछ होता नहीं है उसमें, जो करता है खुद मैं ही करता हूँ पीपीएफ में। तो वॉट एवर मनी आई डिपॉजिट इन पीपीएफ दैट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आई होप इट इज क्लियर। सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए जो भी मैं कर रहा हूँ, मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स प्रीमियम पेड टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ डेफर्ड एन्युटी ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी एंड और हिज और हर स्पाउस और चाइल्ड। बेसिकली एक डेफर्ड एन्युटी प्लान की तरह अगर मैं कोई फिक्स्ड मनी दे रहा हूँ एसएससी खुद के लिए या अपने स्पाउस और
चाइल्ड के लिए अगर वो दे रहा है तो उसका भी डिडक्शन उसे एटीसी में मिल जाता है। एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट भी अगर वो ले रहा है तो भी मिल जाता है। सम डिडक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्यूटी, ऑलमोस्ट सेम बात करता है ये भी एटीसी में। नेक्स्ट अपने आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है ना मैं बहुत स्ट्रेस दे दूंगा आपको, और आपको देखिएगा एग्जाम में वही सब आएगा। जितना मैं जानता हूं ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे एग्जाम में तो वो सब आएगा ही आएगा। सो यू डू नॉट मिस ऑल दोस टॉपिक्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, दैट शुड डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। ओके ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। प्लीज़ आप लोग आपस में बात मत करिए, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव क्लास बना दिए इसको, मतलब जैसे आप लोग सेंटर पे बैठे हो और आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। अरे भाई ठीक है बात करें एक दूसरे से, बट थोड़ा सा देखिए मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, आई रिस्पेक्ट दैट यू पीपल आर क्लैरिफाइंग ईच अदर डाउट्स, बट क्या एक दूसरे का डाउट सॉल्व करेंगे, समाज सेवा अच्छा है करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है उससे, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम वॉट आई एम सेइंग। सो इफ बिकॉज ये एनीवेज आपको पता है क्लास अपलोड होगा नहीं, और अगर आप बाद में कहीं क्वेरी आया तो डेफिनेटली आ सकता है, तो यू गिव 100% अटेंशन। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड क्लासेस आप नहीं लोगो, और कोई रिकॉर्डिंग मान लो इसका नहीं हो रहा है, मान लो अगर मान लो इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आपको कैसे मिलेगा इसका क्लासेस, इसका तो कोई बैकअप नहीं है। सो जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अदर पीपल प्रॉब्लम्स। मैंने बोला ना लास्ट में मैं सब एक जन का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सब अपना लिस्ट मेंटेन रख के रखो कि क्या क्या क्वेरीज आपको आ रही है जैसे मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चैट्स नहीं देख रहा तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत फ्लुएंटली क्लासेस स्मूथली चल रही है। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, अब बात हो रही है प्रिंसिपल रीपेमेंट की, मैंने नहीं बात की इंटरेस्ट रीपेमेंट की, बिकॉज इंटरेस्ट रीपेमेंट जो होता है वो 24B में आप ऑलरेडी ले लेते हो हाउस प्रॉपर्टी में, आप 24B में ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में इसका क्लेम कर लेते हो। यहाँ पे बात कर रही है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। प्रिंसिपल रीपेमेंट बेसिकली आप गवर्नमेंट से लोन लिए, बैंक कोई भी बैंक से, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लिए, तो उनसे अगर आप लोन ले रहे हो और उनको प्रिंसिपल रीपे कर रहे हो तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगा फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। प्लस आप एक स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो या कोई तरह का रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर रहे हो फॉर ट्रांसफर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वो भी आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 83। आई रिपीट, वो भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट पोर्शन नहीं कवर्ड है, याद रखना, इंटरेस्ट भी अगर आप एटीसी में दे दिए, अरे भाई साहब आपको एग्जाम में देगा, मैं बताता हूँ अदर इन्फॉर्मेशन, आपने रीपेमेंट किया 50,000 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000, तो वो 20,000 कहाँ लेना, 24B में एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा देना। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 0 माइनस 20,000, 20,000 लॉस आ गया। बाकी का 30,000 क्या, वो है आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो वो 30,000 आपको एटीसी में क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000, आई सॉरी 1,50,000। देन कम्स ट्यूशन फीस, बात की गई है खाली किसकी, पढ़ाई करने की फीस। ट्यूशन फीस वो भी 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम फॉर फुल टाइम स्टडी इन इंडिया, स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, सब जो इंडिया में उनके लिए बात की गई है, आउटसाइड इंडिया के लिए बात नहीं की गई है। डोनेशन जो आप स्कूल्स को देते हो या कोई डेवलपमेंटल फीस आप स्कूल्स को देते हो तो दैट इज नॉट डेफिनेटली इंक्लूडेड, दैट इज एक्सक्लूडेड, खाली ट्यूशन फीस अलाउड है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में अगर गर्ल चाइल्ड के नाम पे कोई भी आप सम डिपॉजिट किए हो, पेमेंट कर दिए हो, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा एटीसी के अंदर। देन देयर आर ह्यूज इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम है, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी में, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया। टर्म डिपॉजिट बेसिकली अ फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ थिंग फॉर मोर देन 5 years, होता है ना कि काफ़ी बैंक्स का अपना अपना एफडीज आता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इंडस आईएनडी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब का अपना अपना फिक्स डिपॉजिट प्लान्स है। आप एफडी करते हो कम से कम 5 साल होना चाहिए पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, टेन्योर, तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एफडी यू आर मेकिंग, बट लेस देन 5 years यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टैक्स बेनिफिट्स, तो दीज आर नोन एज टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। देन कम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, 2004 में रूल आया था, वहाँ पे स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी आपको एटीसी मिलेगा। या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में आप 5 साल 10 साल 15 साल का डिपॉजिट करते हो तो भी मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स अगर आप बाई करते हो जिनका
फंड जिनका इनकम एग्जेम्प्ट होता है तो भी आपको मिलेगा। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अपने बोलते हैं ELSS, बेसिकली ऑल द म्यूचुअल फंड्स, याद है आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये लगभग वही होता है। इसमें बस ये होता है कि लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। क्या होता है? 3 years lock in period. Like once you invest in a mutual fund which is equity linked, which is equity oriented mutual fund, in that case you are going to get the deduction to under ATC to the extent you are going to इन्वेस्ट इन दी फंड्स। तो वो आपका कम से कम 3 साल का लॉक इन रहता है। कितना साल का रहता है? 3 साल का आपका लॉक इन रहता है। 3 साल तक आप उसे नहीं रिडीम कर सकते, ना आप उसको बेच सकते हो, आपको अपने पास रखना पड़ेगा, वरना जो भी आपने डिडक्शन लिया था वो विदड्रॉ हो जाएगा। Then comes National Housing Bank schemes. Then comes NABARD bonds, very important, National Agricultural Rural Development Bank। इनका जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बैंक है, मेन एपेक्स बैंक है हमारे कंट्री में, तो उनका भी बॉन्ड्स आता है ताकि वहाँ पे आप फंड इन्वेस्ट कर सको। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो भी ATC मिलता है। एंड देन कम्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। रिसेंट फाइनेंस एक्ट 19 अमेंडमेंट है जो May 20 एग्जाम्स के लिए भी था, November 20 के लिए भी होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं कर रहा हूँ, ये कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन अकाउंट का टायर 2 अकाउंट, आई रिपीट, पेंशन अकाउंट का टायर 2 अकाउंट। तो पेंशन अकाउंट ना वो एक होता है NPS, जिसको अपने बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम ये अपने पढ़ेंगे ATCCC और ATCCD में। तो नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है? एक गवर्नमेंट का फंड बनाया हुआ है, पेंशन फंड, जहां पे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अकाउंट, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। तो गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट दिया है कि अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर टायर 2 अकाउंट में पैसा डालता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, इसमें भी 3 साल लॉक इन कर दिया, एंड दिस विल बी डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस चीज का डिडक्शन मिलेगा। इस चीज में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है। सर पेंशन अकाउंट बाकी लोग के लिए क्या कवर होगा? ATCCD में हम लोग पढ़ेंगे फॉर प्राइवेट पीपल, ठीक है। वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग से बात है, बट वो क्या है वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। तो ATC में टायर 2 अकाउंट के बारे में बात करता है, ये ध्यान रखना। बट NPS टायर 1 अकाउंट भी है, वो ATCCD में पढ़ेंगे। यहाँ खाली टायर 2 अकाउंट है, एक स्पेसिफाइड अकाउंट है विच इज ओनली गिवन द बेनिफिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। चलिए एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इन इंडिविजुअल SSC रेसिडेंट इन इंडिया, ये नहीं भी बोलता तो भी चलता, इंडिविजुअल होना चाहिए। ATC में रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। हैज मेड द फॉलोइंग डिपॉजिट ऑफ पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। फटाफट देखते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने 1.5 लाख डिपॉजिट किया, तो ATC के लिए तो पूरा एलिजिबल हो गया, पूरा एलिजिबल हो गया ATC के लिए, पूरा एलिजिबल हो गया ATC के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ द स्पाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाउस का लाइफ है तो भैया इंपॉर्टेंट है। ये अगर ग्रैंड पेरेंट्स हो जाता या पेरेंट्स हो जाता ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। स्पाउस चिल्ड्रन ही कवर्ड है, बस ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स कोई कवर्ड नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मैं स्पाउस के लिए दे रहा हूँ, मेरे स्पाउस के लिए दे रहा हूँ, जिसका पॉलिसी मैंने 1415 के लिए लिया, तो 1415 हो गया। हैंडीकैप भी नहीं है तो 10% होगा। तो एश्योर्ड वैल्यू मतलब 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू कितना आता है? 20,000 रुपया। 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू कितना आता है? 20,000 रुपया। उसको मैं कंपेयर करूंगा 25,000 से, तो कितना आएगा? 20,000 आएगा। तो लोअर वैल्यू कितना है? 20,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1,50,000 प्लस 20 गिव्स मी 1,70,000। 1,50,000 प्लस 20 गिव्स मी 1,70,000। तो 1,70,000 का जो है ये मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट मुझे ATC का कितना है? वो है 1.5 लाख रुपया। तो मैक्सिमम आप 1,70,000 तो निकालेंगे, बट देन यू विल रेस्ट्रिक्ट टू 1,50,000। आप क्या करोगे? 1,50,000 में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। आप 1,50,000 में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट। ATC खत्म, अब अपने आते हैं ATCCC में। ATCCC बोलता है कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, ठीक है। अब ये पेंशन फंड्स जो है ATCCC है। ATCCC बोलता है किसको मिलेगा? खाली इंडिविजुअल को मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? सेम, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया या 1,50,000। ये खाली एक ही बात करता है, पेंशन फंड में डालना है। किस में डालना है? पेंशन फंड में। अब कौन सा पेंशन फंड में डालना है? ये बोलता है आप कोई भी अमाउंट पे करिए फॉर एनी एन्यूटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया। LIC का आप कोई एन्यूटी प्लान परचेज करिए या कोई भी अदर इंश्योरर का फॉर रिसीविंग
पेंशन फ्रॉम द फंड सेटअप बाय LIC, मतलब LIC पेंशन फंड होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। LIC का पेंशन फंड होना चाहिए, तभी आपको 80CCC मिल रहा है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000, दैट्स इट। सेम है, अगर आपको इंटरेस्ट बोनस एक्रू हो रहा है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, एंड दस नो डिडक्शन विल बी अवेलेबल। ठीक है, पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट, जिस साल आपको मैच्योर होके पैसा मिल गया पेंशन वापस, उस साल ये पेंशन वापस से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 80CCC कुछ नहीं है, बस सिंपल है, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख क्या तक ना, पेंशन फंड ऑफ LIC, दैट्स इट। मैं आपके लिए इजी बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट मत करिए। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग को क्वेरी आता है, एंड ये क्वेरी आना वाजिब भी है, बिकॉज अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया सेक्शन, यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू ग्रास्प द चैप्टर, आई मीन सेक्शन। ये बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है, बट एक बार समझ गए ना, लाइफ बन जाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, सर ये भी पेंशन स्कीम है, ऊपर वाला क्या था, LIC का पेंशन स्कीम था 80CCC, बट ये पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है तो 80CCD कैफे कॉफी डे नहीं, 80CCC तो पेंशन फंड ऑफ LIC, 80CCD तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैफे कॉफी डे, समझ गए। तो 80CCD या 80CCC या 80C, 3 सेक्शन पढ़ा हम लोग ने, 80C, 80CCC, 80CCD। तो 80CCD में जो आपने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, तो वहां पे एलिजिबल SSC कौन है बताओ फटाफट। कोई भी इंडिविजुअल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई अदर एम्प्लॉयर हो, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर हो, बेसिकली नॉर्मल क्या बोलते हैं इंडिविजुअल है जो कहीं पे भी काम कर रहा है या गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहा है, या कोई भी अदर इंडिविजुअल SSC हो। अदर इंडिविजुअल SSC समझ गए, जो एम्प्लॉयड नहीं है, ये बेसिकली हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी के एम्प्लॉयड हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना किसी दूसरे एम्प्लॉयर के, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ यू टेक माई केस, वेदर आई एम एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन, नो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दिस माई ओन प्रोफेशन। मैं CA प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं CA प्रैक्टिस में हूँ, ओके। वैसे एक डॉक्टर है, वो खुद का प्रैक्टिस कर रहा है तो ही इज नॉट एम्प्लॉयड, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है एम्प्लॉयड और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब बताइए सेल्फ एम्प्लॉयड में इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। मान लीजिए मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, मैं खुद से अपने इनकम से मैं पेंशन फंड में पैसा डाल रहा हूं, डाल सकता हूं, क्यों नहीं डाल सकता हूं। तो जब मैं पेंशन फंड से खुद से पैसा डाल रहा हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, सो मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 20% ऑफ माई ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान से सुनिएगा, अप टू 20% ऑफ माई ग्रॉस टोटल इनकम, यानी योर GTI इंटू 20% विल गिव यू मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इफ आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब मैं अमाउंट पेड निकालूंगा और 20% ऑफ मेरी GTI निकालूंगा, जो भी कम है, GTI बोले राइट, यानी डिडक्शंस देने के पहले समेशन ऑफ ऑल 5 हेड्स, ये दोनों कंपेयर करूंगा, जो भी कम आ रहा है उसी को मैं क्या करने वाला हूं, डिडक्शन लेने वाला हूं। लेकिन सर अगर मैं एम्प्लॉयड हूं, इफ आई एम एम्प्लॉयड, अगर मैं एम्प्लॉयड हूं, तो अगर आप एम्प्लॉयड हो, सो इन दैट केस व्हाट्स हैपनिंग, अगर आप एम्प्लॉय हो तो इन दैट केस व्हाट्स हैपनिंग, अगर आप एम्प्लॉय हो तो इन दैट केस आपको यह समझना पड़ेगा कि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड आपका एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर। सो वॉट एवर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट इज नोन एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं 80CCD1। आई रिपीट, 80CCD सबसेक्शन 1, वॉट एवर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सी ध्यान दीजिए, ये पेंशन फंड का बात कर रहे हैं, ना तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ना तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ना तो ग्रेचुटी फंड है। ये सीधा सीधा किसका फंड बात कर रहा है, पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहा है, 80CCD। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो मैक्सिमम 20% ऑफ GTI, बट खुद आप कहीं एम्प्लॉयड हो कहीं, तो आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है बताइए, मेरा बात फटाफट, आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है फटाफट, 10%, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, यानी आपका जो सैलरी है उसका 10% से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करे तो भैया जो एक्सेस कंट्रीब्यूट करे वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल यानी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इन शॉर्ट डिडक्शन गवर्नमेंट खाली कितना दे रहा है, 10%। मान लो आप 1 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका 15 लाख का सैलरी है, तो 15 लाख का सैलरी में है तो 15 लाख इंटू 10% कितना हो जाएगा, मेरे को बताइए सर। 15 लाख इंटू 10% तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। आप कंट्रीब्यूट तो 1 ही लाख की ना, तो ये अप टू है, मतलब इससे
विच एवर इज लोअर होगा, 1 लाख और 1.5 लाख, विच एवर, विच इज एक्चुअली हाउ मच, 1 लाख। तो 1 लाख आप क्या करोगे, डिडक्शन लोगे एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय द एम्प्लॉय, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज सेक्शन 80 सबसेक्शन 1, यानी 80 में इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन के अकाउंट पे 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलता है इंप्लॉय को, ऑब्वियसली। अब याद होगा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये एक तरह का सैलरी में जाएगा, क्या जाएगा, सबसे पहले तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, बिकॉज अगेन इट इज अ परक्विजिट, एम्प्लॉयर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत सारा इसमें चीज हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का खर्चा है और एम्प्लॉय का इनकम है, एम्प्लॉयर का खर्चा है और एम्प्लॉय का इनकम है, एम्प्लॉयर का खर्चा है, एम्प्लॉय का इनकम है। एम्प्लॉयर का खर्चा में पीजीबीपी याद रखिए कि एम्प्लॉयर का खर्चा पेंशन स्कीम में है, तो वहां पे एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है, अप टू 10% ऑफ सैलरी, ये वही चीज है, अप टू 10% ऑफ सैलरी का ही उसे डिडक्शन मिलता है, किसे, एम्प्लॉयर को मिलता है, ठीक है सर। सैलरी एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय का क्या है, सैलरी इनकम है, पीजीबीपी इनकम से डिडक्शन एम्प्लॉयर ले लिया, तो एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, सैलरी इनकम हो जाएगा। अब वो सैलरी इनकम कहाँ घुसा लिया, जीटीआई में घुसा लिया, ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ फ्रॉम दैट ग्रॉस टोटल इनकम अगेन एम्प्लॉय विल गेट व्हाट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सब सेक्शन 2। ये कौन सा सेक्शन है, 80 सब सेक्शन 2। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना इंक्लूड हुआ ना, उसी में से मैं क्या करूंगा, डिडक्शन दूंगा ग्रॉस टोटल इनकम के बाद एज माई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब इसमें भी चेंज आया है, यहां पे बोला कि अप टू 10%, सेम है, अप टू 10% ऑफ सैलरी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, आई रिपीट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको 14% तक डिडक्शन मिलेगा, आई रिपीट, उनको 14% तक डिडक्शन मिलेगा, बिकॉज दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब सर सिंपल है, बहुत सिंपल है, फटाफट बता रहा हूं, मैं एम्प्लॉयड हूं सर, मैं एम्प्लॉयड हूं, मैं जो कंट्रीब्यूट किया उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया, जो मेरे इनकम पे ऐड हुआ, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। मैंने जो कंट्रीब्यूट किया 80 करेक्ट, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया सैलरी में ऐड होके मेरे से डिडक्शन मिलेगा, तो वो 80 वो क्या है, 80 तो अगेन 80 आई मीन 80 मेरा क्या बात किया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बात किया, वो भी कितना है, 10% ऑफ सैलरी, बट एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, 14% इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, सो इन दिस केस अपने समझ गए, 80 समझ गए, 80 समझ गए, सेल्फ एम्प्लॉयड भी 80 ही है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी मतलब ये बेसिकली 1 या तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए या तो खुद का कंट्रीब्यूशन के लिए अगर एम्प्लॉयड है तो, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80 है। अब गवर्नमेंट सोचा कि भाई साहब ये लिमिट अगर कोई क्रॉस कर दिया, आई रिपीट, ये लिमिट अगर कोई क्रॉस कर दिया, मतलब पेंशन में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का मन है, तो ये लिमिट छोड़ के, ये लिमिट सोच के वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, he will just contribute exactly. So to promote the pension schemes and to promote people to invest in pension scheme, government has decided to introduce a new section which was 80 1B, very very important, which is 80 1B। वहां उन्होंने बोला कि एक काम करो बेटा, ये तुम्हारा 20% हमने रोका, ठीक है, ये तुम्हारा 10% ऑफ सैलरी तक हमने डिडक्शन दिया, ये भी 10% ऑफ सैलरी और 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब हम तुम्हें बोलते हैं कि अगर तुम्हें और करना है तो तुम और कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वेरी गुड, वी विल बी गिविंग यू डिडक्शन बट अंडर डिफरेंट सेक्शन, दैट इज 80 1B, 80 1B। तो जो 80 1B का जो सेक्शन बेनिफिट आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन इज 50,000। आई रिपीट, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन इज 50,000। आपको 50,000 से ज्यादा डिडक्शन यहां पर नहीं मिल सकता, ठीक है। 50,000 से ज्यादा डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिलेगा। मतलब मान लीजिए एग्जांपल, आपका लिमिट क्रॉस हो गया है और आप 50,000 और क्लेम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन क्लेम मोर, मैक्सिमम 50,000 बट नॉट मोर देन दैट। ओके, सो गाइज, अब आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगा मैं देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 प्लस 80CCD1
इक्वल टू 80 CCE। एक इक्वेशन बनाया मैंने, 80C प्लस 80 ट्रिपल सी प्लस 80 CCD1 इक्वल टू 80 CCE। अब शॉक लगेगा थोड़ी देर में। ओके ओके, वो आता था ना चॉकलेट, नहीं चॉकलेट नहीं, सॉरी, टॉफी आता था छोटा सा, कि वो खाते शॉक लगा शॉक लगा शॉक लगा, ग्रीन कलर का ऑरेंज कलर का, तो ऐसा खट्टा मीठा रहता था। तो हम लोग बच्चे थे, तो मेरे को एक्चुअल में लगता था, मैं डर जाता था यार खाने से कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगा, हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना पड़ जाएगा। बट ये तब खाने खाने के बाद पता चले ये तो खाली एक तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था कि हाँ शॉक लगेगा, खाओ शॉक लगेगा। तो उस समय एक तरह का सेल प्रमोशन एक्टिविटी करने के लिए उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जब हम लोग बच्चे थे, ठीक है। आप शायद आप भी बच्चे थे उस समय। 80C प्लस 80, और अभी भी आप बच्चे हो। 80C प्लस 80 ट्रिपल सी प्लस 80 CCD1, ठीक है। मेंटोस, पल्स थी, च्युइंगम, यस। 80C प्लस 80 ट्रिपल सी प्लस 80 CCD1, ओके सर। 80C, आई रिपीट, 80C का लिमिट क्या है? 1.5 lakhs। 80 ट्रिपल सी का भी लिमिट क्या है? 1.5 lakhs। सर CCD1 क्या था? CCD1 था, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ GTI, ठीक है। अगर एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो 10% ऑफ सैलरी। सर एक और था ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बट वो तो 80 CCD2 था ना मेरे दोस्त, वो तो 80 CCD2 था मेरे दोस्त, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन तो 1 में है। सर एक और था ना एडिशनल डिडक्शन, वो आप बताए थे ओवर एंड अबव लिमिट, वो क्या क्या बताए थे आप? 50,000 और मिलेगा, वो भी अलग से है मेरे दोस्त। दोस्त मेरा बात सुनिए दोस्त, 80 CCD1 भी डिफरेंट है, 80 CCD2 भी डिफरेंट है, 80 CCD1 भी डिफरेंट है, ये तीन अलग अलग है। 1 1B2, यहां मैं खाली 1 का बात किया। ओ माय गॉड, ठीक है सर, इसमें नया चीज आपने तो अभी तक कुछ बताया नहीं, अब बताऊंगा। शॉक लगेगा लगेगा लगेगा। 80 CCE बोलेगा that an SAC overall has to ensure that the deduction under section 80C plus 80 triple C plus 80 CCD1, क्या बोला? 80 CCD1 shall not exceed 1,50,000। सर गवर्नमेंट सिंपल ही बता देता कि 80C में कर ले भाई, 80 ट्रिपल सी 80 CCD1 में मत कर। लेकिन सुनिए मेरा बात, government has to give you many options. Government has given you so many options in 80C, so many options in 80 triple C, so many options in 80 CCD1। पर लास्ट में आप बहुत सपना देख रहे थे, बॉस ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे। फिर एक होता है ना कि रात को सपना देखते हैं कि हम मॉरिशियस में हैं, या फिर हम CA इंटर क्लियर कर लिए हैं, या फिर हम CA फाइनल क्लियर किए, या CA बनने वाले हैं, या CMA बनने वाले हैं। सपना तो बहुत देखते हैं कि हमारे हाथ में डिग्री है, काला टोपी है, और हम मस्त एकदम फोटो खिंचवा रहे हैं। सपना बहुत देखते हैं, ठीक है, वही सपना सच भी होगा आपका। लेकिन पता नहीं फिर कल सुबह 6 7 8 9 बजे जब भी हम उठते हैं, सपना टूट जाता है। तो वैसे हमारा भी सपना ऐसे ही टूट गया। 80 CCE आ गया, 80C भी आ गया, 80 CCC को भी बोल दिया, और 80 CCD1 को एक साथ मिला के बोल दिया लपेटा में लेके कि तू 1.5 लाख से ऊपर मत जा। अरे भाई पैर ही काट दिया मेरा। तो यही है मस्त। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैक्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्शन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन गाइस, कि 80C प्लस 80 ट्रिपल सी प्लस 80 CCD1 मिलाकर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख से बेसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आप दोगे सब, लास्ट में बेचारा बहुत दुख से मुझे कहना पड़ेगा कि बॉस नीचे आ जा, ज्यादा सपना मत देख, 1.5 लाख आप माइनस करोगे, उससे ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा चीज निकला, यही एग्जाम में पूछेगा आपसे। 80 CCD2 को टच नहीं किया है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा डिडक्शन अंडर 80 CCD2। मतलब 80 CCD2 को 80 CCE से मतलब नहीं, वो जैसे देना है दो।
ATCCD 1B को भी मतलब नहीं है, मतलब ATCCD 1B जो एडिशनल 50,000 आपको मिल रहा है वो भी अब अलग से दो, यानी दे आर ओवर एंड अबव 1.5 लाख लिमिट, इवन दे आर ओवर एंड अबव 1.5 लाख का लिमिट, ये 1.5 लाख के लिमिट से ऊपर है, तो 2 और 1B ये याद रखना वो 1.5 लाख के ऊपर से, लिमिट के ऊपर से, ठीक है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस। चलिए अब आ जाओ नीचे, नोट्स टू रिमेंबर में है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सब कुछ लिखा हुआ है। 80CCD1 इज सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 lakhs अंडर 80CCE। डिडक्शन अंडर 80CCD1B एंड 2 इज इन एडिशन टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 lakhs, मतलब वो अलग है, 1.5 लाख का लिमिट अलग है, यानी 80CCE को अलग पढ़िए, 1B को अलग पढ़िए, 2 को अलग पढ़िए। बट जब मैं 80CCE बोल रहा हूं तो 80C भी आ गया प्लस 80CCC भी आ गया प्लस 80CCD1 भी आ गया, तीनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बस। नाउ इसमें दो चीज है गाइस इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशन को मैंने यहां लिंक कर दिया, देखिए यही मुझे लगता है यही मैंने काम किया है, हर एक चीज को एक दूसरे से जहां लिंकेज है वो मैंने नोट्स में डाल दिया, ताकि आपको एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा वरी नहीं करना पड़ेगा कि किसका किसके साथ लिंकेज है, सो दैट यू विल इंस्टेंटली कम टू नो यस हाँ इसका लिंकेज है। अब मान लो कि फ्रॉम पेंशन फंड यू वांट टू विड्रॉ, अब 80CCD में ये भी लिखा है कि जैसे हम पेंशन फंड से विड्रॉ करते हैं या पेंशन फंड से ऑप्ट आउट करते हैं, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन आवर हैंड्स। उसी के रिस्पेक्ट में एक एग्जेम्पशन भी डाला गया कि नहीं पूरा टैक्स नहीं करेंगे, कुछ एग्जेम्पशन आपको देंगे, लेकिन दो तरीके का विड्रॉल होता है, एक होता है कंप्लीट विड्रॉल, और एक होता है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल मतलब आप पार्ट करके विड्रॉ करते हो। So if I am talking about complete withdrawal then it is 10(12)(a). I repeat, देखिए एग्जेम्पशन भी पढ़ाते जा रहे हैं आपको साथ में, सेक्शन 10 क्लॉज 12(a) या 10(12)(b), दो अलग अलग है, कंप्लीट विड्रॉल के लिए 10(12)(a), पार्शियल विड्रॉल के लिए 10(12)(b). 10(12)(a) बोलता है that in case if withdrawal is made from NPS on closure of his अकाउंट क्लोज कर दिया पूरा, या फिर ऑप्ट आउट ऑफ द पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया, तो 60% ऑफ द टोटल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। ये पहले 40 था, इसको 60 किया गया फाइनेंस एक्ट में। 60% पूरा का पूरा अमाउंट का जो आप पे कर रहे हो, मतलब जो मिल रहा है आपको, वो पूरा का पूरा आपके हाथ में क्या होगा एग्जेम्प्ट, और बैलेंस 40% क्या होगा टैक्सेबल। मतलब 1 लाख अगर मिल रहा है तो 40,000 टैक्स करेंगे अपने। सिमिलरली 10(12)(b) में अगर पार्शियल विड्रॉल हो रहा है, रिपीट 10(12)(b) में अगर पार्शियल विड्रॉल हो रहा है, इन दैट केस अगर मान लो आपने कंप्लीट ऑप्ट आउट नहीं किया और यू हैव नॉट क्लोज द अकाउंट, यू हैव पार्शियली विड्रॉन द मनी, सो या मैक्सिमम डिडक्शन, आई मीन मैक्सिमम एग्जेम्पशन you will be getting is 25% of the amount which you have contributed under this pension scheme। मतलब मान लीजिए मैंने जो अमाउंट विड्रॉ किया, मैं चेक करूंगा कि जितना टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसका 25% से ज्यादा ओवरऑल मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। आई होप यू अंडरस्टूड। या 60% है और या 25% है इन केस ऑफ पेंशन पार्टली विड्रॉन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड इज फर्स्ट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अपने पढ़ चुके हैं, एंड फिर आपको 80CCD2 का डिडक्शन मिलता है। ये चैप्टर 6 से देना भूलना मत, जितना चैप्टर 6 का डिडक्शन है सब GTI के बाद आएगा। आप ये कर देंगे कि हाँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80CCD अगर आप सैलरी के साथ एडजस्ट कर दिए, यू आर गॉन, आई एम टेलिंग यू आर गॉन। बहुत ध्यान से चैप्टर 6 के जितने डिडक्शंस पढ़ रहे हैं सब GTI के बाद देना है आपको, ऑल्दो उसका इनकम पहले टैक्स करना होगा बट GTI के बाद आप डिडक्शंस दोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 80CC restricts the limit of deduction under section 80C plus 80CCC plus 80CCD1 to 1,50,000। 1.5 लाख जितना इसका एक्सट्रीम लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं करता, हमने पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बना के दे दिया है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू 80CCD1B, सॉरी 80CCD2 होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 80CCD2 और 1B भी अलग से, ये टेबल मैंने आपके लिए दे दिया, बना समझ लेना, सबके लिए अलग अलग लिमिट है, ये आप खुद से समझ लेना, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, मैक्सिमम डिडक्शन खाली 80CCE वाला जो है ये 3 सेक्शंस के लिए, बाद बाकी के लिए कोई CCE का लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन फटाफट आपको करा दूं।
ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए. Then we'll move on to next section. The gross total income of X for assessment year 2021 is 8 lakhs. He has made the following investment payments during the financial year 1920. PPF का contribution है 1 लाख 10. Tuition fees APJ school को pay किया for education of his son studying in class 11, 45,000. Repayment of housing loan from Standard Chartered Bank, 25,000. अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख 5. तो गाइज ये 3 तो हमें लग ही रहा है, ATC में आ जाएगा. PPF में कंट्रीब्यूट किया, ATC है. ट्यूशन फीस याद है, इंडिया में कोई पढ़ाने के लिए स्कूल वूल को दिया है तो ट्यूशन फीस ATC. हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या जो भी हाउस प्रॉपर्टी, तो इट विल बी डिडक्टेबल. और अप्रूव्ड पेंशन फंड जो है वो हो जाएगा 80CCC. अप्रूव्ड पेंशन फंड विल बी 80CCC. तो अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या हो गया? अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या हो गया? टैक्सेबल. ओके, आई मीन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80CCC. कम्बिनेशन ऑफ डिडक्शन कर लो. अब बताओ फटाफट, ये तीनों 1 लाख 10, 45, 25 कितना हुआ? 45, 50, 70, 1 लाख 10, 1 लाख 80. मुझे ऐसे ही पता चल गया. ATC कितना हो गया टोटल? 1 लाख 80. अब उसके बाद आप 80CCC भी दोगे. कुछ याद आया सर? ATC प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 कैन नॉट एक्सीड 1,50,000. यहाँ पे तो बॉस 1.5 लाख से क्रॉस कर रहा है. तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना देना है? 1,50,000, बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन प्लस ATC प्लस 80CCC इज एक्सीडिंग 1,50,000. तो 80CCE अलाउ नहीं करेगा उस चीज को. तो रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000. सबसे पहले तो आप डिडक्शन अंडर ATC को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि 1,80,000 तो आप ले भी नहीं सकते वैसे ATC में, तो वो 1.5 लाख अब एक्सीड क्रॉस नहीं करेगा. ये चीज करना पड़ेगा. अब लास्ट में गलत हो जाएगा करना. ATC 1,80,000 तो अलाउ ही नहीं होगा कभी लाइफ में. इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000. फर्स्ट आप उसको रेस्ट्रिक्ट करिए, देन 80CCC निकालिए. 1,05,000 वो ऑलरेडी है, ये भी 1,50,000 से ज्यादा नहीं, तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. टोटल इज हाउ मच? 2,55,000. सो दिस टोटल एज पर सेक्शन 80CC आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कितना? 1,50,000. एंड दिस डिडक्शन विल बी अलाउएबल अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अपना फर्स्ट सीरीज ऑफ डिडक्शंस खत्म हुआ, दैट इज ATC प्लस CCC प्लस CCD. उसके 3 पार्ट्स है, 1, 1B एंड 2. ठीक है, 1, 1B एंड 2. सो ये अपना खत्म हुआ. अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं. नेक्स्ट सेक्शन में अपने मूव करते हैं, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. बहुत इजी. पहले था C फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, D फॉर दवा. ये मेरा मेनोमिक्स है. D फॉर दवा, दवाई खाना पड़ता है. अभी कोरोना चल रहा है, सब दवाई खाते हैं. ठीक है, कोरोना यहाँ पे भी कवर होगा, आपको बता देता हूँ. मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप मेडिक्लेम लिए हो अपना, अभी सुने होंगे कोविड पॉलिसी आ रही है, कोविड कवच नाम से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर किया जा रहा है, जहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है और मेडिकल इंश्योरेंस भी जा रहा है कि अगर आपका कोविड के कारण कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर लगता है या इंश्योरेंस आप करवा ले तो प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है. यू ऑल नो दैट मेडिकल डिजीज़ के अगेंस्ट में आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, ताकि व्हेन यू आर एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल्स मोस्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर विल बी रीइंबर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशली द ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर. मेडिसिनल एक्सपेंडिचर तो आपका नहीं होता, बट हाँ ट्रीटमेंट जो डॉक्टर की फीस है या जो हॉस्पिटल कंसल्टेंसी फीस है वो आपको जनरली कंपनी रीइंबर्स कर देती है. यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल दवा के बारे में. ठीक है, यहाँ पे गाइज बहुत सारे सेक्शंस में अपने को इंटरलिंक करवाना है. सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन इज ATD. फर्स्ट सेक्शन इज ATD. ATD D फॉर दवा. फिर है DD. क्या बोला मैंने? DD है डिपेंडेंट दुखी. आई रिपीट, DD है डिपेंडेंट दुखी. दुखी मतलब ऑब्वियसली समझ पा रहे हो ना कि बहुत दुखी है, बीमार है, समथिंग लाइक दैट. DDB. क्या बोला? DDB डिपेंडेंट दुखी बीमार. डिपेंडेंट दुखी बीमार. सो DD और एक वर्ड हो सकता है डिपेंडेंट दुखी या डिजेबल्ड डिपेंडेंट. डिजेबल्ड डिपेंडेंट मतलब जो आपका ऊपर डिपेंडेंट और डिजेबल्ड भी है. ठीक है, हैंडीकैप्ड काइंड ऑफ थिंग. DDB मतलब डिपेंडेंट भी है और डिजेबल्ड भी है और दुखी भी है और बीमार भी है, मतलब सब चीज है. ठीक है, 80D हो गया, 80DD हो गया, 80DDB हो गया, एक हो गया 80U. ये 4 सेक्शन आपस में बहुत लिंक्ड है. ठीक है, तो चारों को मैं एक साथ कनेक्ट करके कराऊंगा, तार जोड़ के कराऊंगा, बिकॉज एग्जाम में तो गाइस वही आएगा ना. एंड रिवीजन क्लास का पर्पस क्या है?
Is it to teach you every topic, or is it to teach you exam oriented important topics first of all, and then if time permits teach you all other topics? So obviously I'm teaching you all other topics, but special focus will be on those topics जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है, और हर बार आता है. नेक्स्ट, एलिजिबल एसएससी. सर किसको मिलेगा 80D? सबसे पहले 80D है क्या सर? सिंपल, 80D इज जस्ट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस. इट इज जस्ट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. अब जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे को, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज 80C, बट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज 80D. तो मेडिकल इंश्योरेंस का जो डिडक्शन है वो आपको 80D में मिलेगा. एलिजिबल एसएससी कौन है? खाली इंडिविजुअल एचयूएफ, और यहाँ पे भी सेम, ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ इसका हकदार होगा 80D का. पेमेंट्स कौन कौन से कवर्ड है? इंपॉर्टेंट है, 4 पेमेंट्स है, याद रखना. क्या पेमेंट है? 4 पेमेंट. सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, it should be paid other than cash. Very very important. If this premium is paid in cash, you are not going to get any deduction. First of all, बात क्लियर है सर. क्या LIC में ऐसा कुछ था? नहीं. बट मेडिकल में यहाँ बोला है कैश को छोड़ के आप पे करेंगे. कैश मोड में आप मेडिकल इंश्योरेंस पे नहीं कर सकते. यू हैव टू पे अदर देन कैश. नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर मतलब प्रिवेंटिव बोलते हैं ना, प्रिवेंशन, कि आप कोई कुछ डिजीज हो ना जाए आपको, उसके पहले आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ रेगुलर चेकअप कराते हो, हेल्थ चेकअप करवा रहे हो, तो उसका एक्सपेंडिचर लग रहा है, वो आप कैश में पे कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये है सेकंड एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. थर्ड है आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम्स में. सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हेल्थ स्कीम्स लेके आता है, जिससे वो फंड इकट्ठा करता है टू फाइनेंस दी पुअर लोगों का हेल्थ एंड सेफ्टी. तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड आप हेल्थ सर्विस स्कीम, एक है हेल्थ सर्विस स्कीम, यहां पे भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली मेडिकल पर्पस के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है फॉर इरेडिकेटिंग ऑल दी, और पुअर लोगों का बेसिकली फाइनेंस इकट्ठा करना. तो कहीं ना कहीं आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हुआ एलिजिबल. इसमें चौथा पेमेंट भी आता है, जो चौथा पेमेंट मैं भी आपको दिखा देता हूं. मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज अ वेरी सीनियर सिटीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी सर सीनियर सिटीजन नहीं बोला मैंने, सीनियर सिटीजन 60 इयर्स और मोर है, बट वेरी सीनियर सिटीजन 80 इयर्स और मोर है. वेरी सीनियर सिटीजन 80 इयर्स और मोर है. तो अगर मैं एक वेरी सीनियर सिटीजन हूं, 80 इयर्स और मोर हूं, मेरा कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोला है. सर मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब मेरा कोई भी दवाई ववाई कोई भी ये सब खर्चा होता है. अगर मैं एक सुपर सीनियर सिटीजन हूं, वेरी सीनियर सिटीजन हूं, जिसका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेरे को कोई इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही है, तो क्या मैं अपना कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकता हूं? क्या ले सकता हूं मैं. गवर्नमेंट बोल रहा है 80 डे अलाउ करेंगे, बट ओनली यू शुड बी 80 इयर्स और मोर. जनरली क्या होता है, 80 साल के बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका नहीं करेगी, बिकॉज यू आर प्रोन टू डिजीजेस, एंड आपका कहीं ना कहीं कोई बीमारी के कारण यू कैन बी वेरी मच एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल बिकॉज योर बॉडी इज नॉट दैट मच एक्टिव. ओके, व्हेन यू आर सो ओल्ड 80 इयर्स और मोर, तो वहां पे गवर्नमेंट बोला ठीक है इंश्योरेंस नहीं तो आपको मेडिकल खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए, जिनका खुद का कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है. अरे भाई ठीक है, ओके, ये अपने समझ गए. तो 4 खर्चा क्या बताओ? मेडिकल एक्सपेंडिचर प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम, दूसरा अदर देन कैश, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीसरा कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम या कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, या फोर्थ मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर वेरी वेरी सीनियर सिटीजन, मतलब 80 इयर्स और मोर, जिनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है. 4 खर्चा हो गया. परमिसिबल डिडक्शन, तीसरा पॉइंट, कितना डिडक्शन मिलेगा भाई? अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके पूरे फैमिली के लिए, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसका खुद का फैमिली मतलब, ठीक है, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसको मैक्सिमम डिडक्शन तीनों का मिला के 25,000 मिलेगा. खुद के लिए किया, स्पाउस के लिए किया, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए किया, सब के लिए किया, 25,000 से ज्यादा डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा टोटल में. पेरेंट्स का भी कवर्ड है इसमें, वेदर डिपेंडेंट और नॉट. चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए, बट पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट बोला है. इसका भी कितना मिलेगा? 25,000. कितना मिलेगा? 25,000.
HUF अगर देखिए, अगर आप ध्यान देंगे दोनों अलग अलग लाइन में है, मतलब दोनों के लिए लिमिट क्या है, सेपरेट, लिमिट इज सेपरेट, लिमिट इज सेपरेट, लिमिट क्या है, बिल्कुल सेपरेट, लिमिट इज सेपरेट। तो सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग, तो दो घर बना लेंगे, अपना फैमिली और पेरेंट्स का फैमिली, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, तो 25,000 उनका, 25,000 मेरा, ठीक है, तो टोटल मिला के 50। HUF अगर अपने कोई फैमिली मेंबर्स का या कोई मेंबर्स का अगर वो कर रहा है तो HUF के लिए भी लिमिट क्या है, 25,000 टोटल में। तो क्या समझ में आ गया, बेसिकली 25 25 25 लिमिट है डिपेंडिंग ऑन दी SSC। अगर किसी में भी मान लीजिए पेरेंट्स का एज अगर सीनियर सिटीजन और वो रेसिडेंट है, मतलब दे आर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब 60 और मोर है, मतलब मेरे पापा मम्मी दोनों रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 और मोर है, तो उनका जो 25,000 का लिमिट है वो हो जाएगा 50,000 डबल। उनके लिए जो 25,000 का लिमिट है वो हो जाएगा डबल 50। मान लो मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, मैं अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे पापा वो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, वो भी, उनके लिए भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मेरे लिए लिमिट क्या हो जाएगा, 50 + 50, 1 लाख की लिमिट हो जाएगी। सो यू हैव टू चेक कि आप किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, अगर यस तो 50,000 की लिमिट है, अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 की लिमिट है। टोटल में बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, टोटल में, ठीक है। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन सबका टोटल है, मम्मी पापा दोनों का लिमिट का टोटल है 50 जो है या 25 जो, वो ईच पर्सन के लिए नहीं, ये याद रखिएगा। इंडिविजुअल लिमिट, अब इसमें एक और चीज है, देखिए जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी एक पर्सनल लिमिट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलता है कि मैक्सिमम 5,000 से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन गाइज अब इसमें क्वेश्चन आता है, सर क्या ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, सर ये क्या जो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, is this will this be addition to the existing limits, will be addition to the existing limits? The answer is a clear no। ये एडिशनल नहीं है, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अलग से कोई लिमिट नहीं है, प्रिवेंटिव चेकअप का इंडिविजुअल लिमिट है, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट। मतलब आपको इंडिविजुअल भी देखना है और आपको ओवरऑल लिमिट में भी रखना है, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेके योर टोटल इज 25 25 25 और 50 50 और 25 50 जो भी डिपेंडिंग ऑन दी एज। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मान लो आपने 8,000 इंकर कर दिया, आप 8 का क्लेम नहीं कर सकते, ऑल्दो आपका मैक्सिमम लिमिट ज्यादा है। आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो, 5,000 का क्लेम कर सकते हो सबके लिए, आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके चिल्ड्रन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज 5,000 एंड दिस कैन बी पेड इन कैश। And this deduction of 5,000 is within the limit of 25,000 or 50,000। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए ले रहे हो जो वेरी है, मतलब 80 years और मोर है, इन दैट केस उनके लिए भी लिमिट क्या हो जाएगा, 50,000, बिकॉज ऑब्वियसली वो 60 years और मोर है। ये तो खर्चे अलाउ नहीं होता ना, अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन आई मीन वेरी सीनियर सिटीजन नहीं होते तो खर्चे अलाउ नहीं होता, तो बात यहाँ पे अलग ही हो जाती। ठीक है गाइज, अगर अभी आप जा रहे हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो, प्लीज डू नॉट गो, बिकॉज आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 10-15 मिनट्स में मेरा खत्म हो जाएगा। कल हम लोग इस चैप्टर को वापस आगे कंटिन्यू करेंगे और कल आपको क्लबिंग पढ़ाएंगे। मैं टुमारो न्यूज चैप्टर विल बी क्लबिंग ऑफ इनकम, सो यू हैव टू बी हियर फुल 100%। क्लबिंग से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का हर टर्म में आता है, हर टर्म में आता है। आपसे जो भी चैप्टर हो रहा है, मतलब हर टर्म में, आज मान लो हर क्लास का, जैसे डिडक्शंस भी 6-7 मार्क्स का कवर हो रहा है, क्लबिंग भी 6-6 7-7 मार्क्स का कवर हो रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। कैपिटल गेन्स में 3-4 क्लास लग गया था, कैप गेन्स में 3-4 क्लास लग गया था, बट उसमें से आता एक ही सम है। पीजीबीपी में भी इतना 4 क्लास लग गया था, बट आता एक ही सम है। इतना एफर्ट उस चैप्टर में लगता है, बट उससे बहुत कम एफर्ट ये सारे चैप्टर्स में लगते हैं। सो यू शुड रादर फोकस ऑल दोज अटेंशन इन ऑल दिस स्मॉल चैप्टर्स, कंप्लीट दिस स्मॉल चैप्टर्स, एंड उसके बाद धीरे 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 करके आप बाकी सारे चैप्टर्स पे भी फोकस करिए। तो प्ले विथ योर माइंड, प्ले एंड एक होता है ना कि रिविजन क्लास का इंपॉर्टेंस ही होता है कि हम फैकल्टीज़ का जो आपको प्रीमियम और जो हम आपको एडवाइस देते हैं, प्रॉपर रूटीन स्टडी प्लान बताते हैं, वो जनरली हम रेगुलर क्लास में ऑल्दो बताते हैं, बट इस टाइम कोविड था तो लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाया। बट आप लोग बहुत खुशनसीब हो, आई थिंक यू आर वेरी लकी पीपल दैट यू आर सिटिंग एंड यू आर टेकिंग लाइव क्लासेस विथ ऑल ऑफ अस। सतीश सर पढ़ाते हैं, समीक्षा मैम पढ़ाती है, मैं कराता हूँ, और आगे विष्णु सर भी आएंगे अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, और भी अदर फैकल्टीज़ भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे हैं। सो दे आर गिविंग देयर 100% बेस्ट टू so that your exams be very much good and आप confidently exams दे सको। तो guys I think
यू आर वेरी लकी एंड यू शुड टेक 100% बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके, नेक्स्ट चलिए सर, इसमें एक लास्ट चीज एक चीज बता दीजिए, उसके बाद इलस्ट्रेशन होता है 80D का. ठीक है, और 80D के बाद बाकी सब सेक्शन एकदम सिंपल है. ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल बच्चा वाला. सर यहाँ पे हमें एक बात बताइए, मान लो हमें कोई हेल्थ इंश्योरेंस हमें प्रीमियम पे करना पड़ा, जहाँ पे हम एनुअली प्रीमियम नहीं देते. जनरली क्या होता है, आपको लाइफ इंश्योरेंस हुआ या मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, आपको एनुअली प्रीमियम देना पड़ता है. हम इस केस में अपना एनुअली प्रीमियम हम नहीं देते. ठीक है, हम मान लो 3 साल का या 2 साल का प्रीमियम एक बार में दे दिए. सो व्हाट इफ आई एम पेइंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मोर देन 1 ईयर. सो गवर्नमेंट देख रहे थे कि देखिए जब 1 साल से ज्यादा है का प्रीमियम आप एक बार में पे कर रहे हो, मतलब मान लो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आपका, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, दैट वंस यू आर पेइंग ऑफ 5 years, so you're claiming the entire amount in the same year, in the which year which you are paying. but actually आप देखो तो वो लाइफ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो 1 साल से ज्यादा का है, अगला साल का भी प्रीमियम इस साल पे कर दिए, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से तो आप इस साल एक्रू नहीं कर सकते ना पूरा, आपको तो 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा. अगर आप कैश बेसिस करें तो अब इस साइड करें, बट एक्रू तो आप पूरा इस साल नहीं कर सकते, आपका तो 5 years फोर्स है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, योर प्रीमियम विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. सेम जो आप अमोर्टाइज करते थे यहाँ पे भी आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करोगे. डिडक्शन फॉर ईच प्रीमियम ईच ईयर shall be allowed on proportionate basis for the number of years for which the health insurance cover is provided. अब वो 4 साल का है या 3 साल का है या 5 साल का है, वो आपके एग्जाम में दिया रहेगा, या proportionate pro rata basis पे आपको करना पड़ेगा. Deduction would be apportioned over relevant previous year in which the lump sum amount is paid and the subsequent years during which insurance would be enforced. मतलब 1 divided by relevant previous years. बेसिकली अगर इस साल आपको मिला है तो इस साल को पूरा जोड़ लेंगे, आप पार्टली नहीं करेंगे. दैट इज द इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बोला है, लमसम प्रीमियम जिस साल पे हुआ पार्टली नहीं करेंगे, जिसको अपने प्रो रेटा बोलते हैं, जो अपने अमोर्टाइजेशन में करते थे. डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर आपको याद होगा पीजीपीपी में, वहां पे प्रो रेटा बेसिस होता था, बट यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स देख लो बस. अगर आप लास्ट ईयर में, अगर आप करंट ईयर में जनवरी में भी पे किए तो वो भी 1 साल काउंट हो जाएगा, और सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर जितने हैं जब तक पॉलिसी है फोर्स में तब तक वो एक साल बढ़ता रहेगा. एंड डिवाइड कर दो वो टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर से, तो उसका आपसे आपका आंसर आ जाएगा विद दिस. ठीक है, इलस्ट्रेशन आते हैं. चलो इलस्ट्रेशन में देखा जाए, आइए गाइस इलस्ट्रेशन देखते हैं. मिस्टर ए 40 ईयर्स का है, paid medical insurance premium of 20,000 during the previous year 1920. 40,000 I mean 20,000 का मेडिकल इंश्योरेंस पे किया, 40 साल का है, टू इंश्योर हिज हेल्थ मतलब खुद का हेल्थ, एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द स्पाउस. ठीक है, बहुत बढ़िया, 40 साल का है. ठीक है, 40 साल, लेस देन 60. He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to his father age 63. Very important. ये क्या है, सीनियर सिटीजन. एज इज वेरी रिलेवेंट इन सेक्शन 80D. सीनियर सिटीजन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, दरकार भी नहीं है. डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के केस में नहीं देखते, बट चिल्ड्रन के केस में देखते हैं. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 3600 कॉन्ट्रीब्यूट किया. He has incurred 3,000 in cash on preventive health checkup. Oh my God, preventive health checkup cash allowed है, लेकिन 3,000 किया. चलो ठीक है, अपने लिए, स्पाउस के लिए, और 4,000 बाई चेक ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज फादर. तो टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना हो गया, 3 + 4 दैट इज 7,000. टोटल 7,000 वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया, बट उसे पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5,000. द मैक्सिमम लिमिट इज 5,000. आपको डिडक्शन निकालना अलाउबल अंडर सेक्शन 80D फॉर असेसमेंट ईयर 2021. तो बात बहुत ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं, अपने को आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से सोचेंगे. सबसे पहले आपको सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए निकालना पड़ेगा. सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन. ठीक है, इसमें चिल्ड्रन नहीं है, सॉरी, तो जस्ट सेल्फ एंड स्पाउस. ओके, तो सेल्फ हो गया 20,000 अलाउड होगा. फादर का भी हम लोग नहीं कर रहे हैं. 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 23,600. ओके, 3,000 कैश में किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. तो 3,000 प्लस 4,000 7,000, तो 7,000 है, बट यहां मैक्सिमम इसे कितना मिल सकता है,
25,000, मैक्सिमम कितना मिल सकता है 25,000, ओवरऑल डिडक्शन है 25, तो ये कितना मैक्सिमम यहां ले पाएगा 1400, कितना ले पाएगा 1400, क्योंकि 1400 से ज्यादा वो अगर लिया तो उसका ओवरऑल लिमिट क्रॉस कर जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, इफ यू कम टू फादर, फादर के लिए पे किया है 47,000, बस ध्यान दीजिएगा। अगेन फादर के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी हुआ है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना हुआ है 4,000, बट हमें पता है कि टोटल में 5,000 का लिमिट है, बट उसमें से 1,400 ऑलरेडी क्लेम्ड है, तो 5,000 माइनस 1,400 कितना हुआ, 5,000 माइनस 1,400 कितना हुआ 3,600, बट 3,600 लेंगे तो ये 50,000 क्रॉस हो जाएगा, तो ये आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 3,000, दिस यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट 3,000, so if I restrict 3,000 my total deduction will be 50, my total deduction will be 50, तो 25 plus 50 total deduction allowable under section 80D to me is 75,000, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। I think this is quite clear and you already have the solution, you can check the solution and you can do accordingly, ठीक है, you can check the solution and you can do accordingly, ठीक है। 50 प्लस 25 75, ये आपको मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मिल गया, 25,000 यहाँ मिल गया, 1,400 यहाँ किए और 3,000 यहाँ किए, ठीक है। ये और मिल सकता था, देखिए आप 4,400 ले पाए, if you can see this, you could have taken 600 more, but because of this and this you couldn't take, because your overall limit was exhausted. So this is what I wanted to explain you with the help of this example, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, डी इज फिनिश्ड। अब अपने आते हैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड, वेरी वेरी सिंपल, ध्यान रहो डीडी एंड एटीयू आर वेरी रिलेटेड, आर ऑलमोस्ट रिलेटेड आई वुड से। एटी डीडी एंड एटीयू ये दो सेक्शन पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। डीडी मतलब डिपेंडेंट डिसेबल्ड, समवन हु इज डिपेंडेंट ऑन यू एंड ही इज डिसेबल्ड, ही इज डिसेबल्ड, ठीक है। अब ये डिसेबल्ड है और डिपेंडेंट है, उनके लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो, वॉट एवर सम यू हैव इनकर्ड, यू विल बी गेटिंग फिक्स्ड डिडक्शन। आई रिपीट, फिक्स्ड होता है ये जो सेक्शन है, दिस डिडक्शन टॉक्स अबाउट फिक्स्ड, योर एक्चुअल अमाउंट डज नॉट मैटर, ठीक है। So first of all, you have to be a resident individual or HUF to claim section 80DD, dependent disabled. That person should be a dependent person on you. And obviously कोई रिलेटिव ही होगा आपका, तभी जाके आपको गवर्नमेंट डिडक्शन दे रहा है। आप देखिए, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट डिसेबल्ड, योर डिपेंडेंट, माई डिपेंडेंट इज डिसेबल्ड। इस सेक्शन में मेरा डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तभी डीडी है, लेकिन जब यू है तो यू आर डिसेबल्ड। यू मतलब आप खुद, आप डिसेबल्ड हो, मतलब मैं खुद एसएससी जो इनकम कैलकुलेट कर रहा है, मैं खुद अगर डिसेबल्ड हूं, इन दैट केस एटीयू लग रहा है। बट इफ आई एम पेइंग और इफ आई एम इंकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर माई डिपेंडेंट रिलेटिव, देन आई विल बी गेटिंग एटीडीडी। बट मान लीजिए जो खुद डिसेबल्ड है वो अपने लिए ही इंकर कर रहा है, ही विल बी गेटिंग एटीयू, जो अदर डिडक्शंस का लास्ट एकदम लास्ट सेक्शन है ना एटीयू, वो ये बोलता है। सेम चीज है, द डिफरेंस इज एटीडीडी विल बी एप्लीकेबल ऑन द पर्सन हु इज पेइंग, ऑन द पर्सन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग और इंकरिंग फॉर हिज ओन डिपेंडेंट। तो उसके लिए एटीडी है जो उसको मिल रहा है, वहां पे वो खुद बीमार नहीं है, बट एटीयू में वो खुद बीमार है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। तो एटीडीडी और एटीयू में आपको एक साथ करा दूंगा। एटीडीडी आप यू में कराई दी आपको, जो डीडी है वही यू होगा। एलिजिबल एसएससी क्या, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। परमिसिबल डिडक्शन फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75, फैक्ट फ्लैट, फ्लैट एक्चुअल में एकदम पूरा फ्लैट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह आप समझ लो, उसमें मिलेगा ही मिलेगा 75,000। लेकिन थोड़ी सी ज्यादा सीवियरली डिसेबल्ड है वो, मतलब सीवियरली डिसेबल्ड क्या, उसका 80% और उसका पूरा बॉडी का पूरा 80% और मोर डिसेबल्ड हो चुका है पार्ट्स। सो इन दैट केस उसको, किसको, डिसेबल्ड डिपेंडेंट को नहीं बोल रहा है, द पर्सन हु इज इंकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट, उसको 1,25,000 का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा।
If he's severely disabled, this much will be given to you in your examinations. You do not have to worry. तो 1,25,000 is for severely disabled and 75,000 is for normal disabled. Now कौन कौन से पेमेंट्स इसमें आएंगे? दो तरह के पेमेंट्स आएंगे. एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड. उसका ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है. देन आप LIC को पेमेंट कर रहे हो. अब याद रखना, LIC को अगर मैं एक फिक्स सम दे रहा हूं फॉर मेंटेनिंग माय डिपेंडेंट डिसेबल्ड एंड दैट इज अंडर द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ LIC, मतलब एक होता है ना एक फिक्स सम ऑफ LIC को पेमेंट किए फॉर मेंटेनिंग माय डिसेबल्ड डिपेंडेंट, तो इन दैट केस वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग टू LIC, इवन दैट. अब स्टूडेंट इसमें क्या कंफ्यूज होता है, अरे LIC तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में तो 80C. अरे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? LIC तो मेडिकल क्लेम्स भी करते हैं. तो LIC को आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी, डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए अगर आप कोई फिक्स सम ऑफ मनी दे रहे हो, सो दैट विल ऑल्सो बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80DD. अब 80DD का सबसे बेस्ट पार्ट क्या, एक्चुअल अमाउंट रेलिवेंट नहीं है. आपको एग्जाम में दे देगा कि 20,000 इंकर किया आपने, आप 20,000 का डिडक्शन मत देना भाई. यू विल बी गेटिंग फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000. आई रिपीट, यू आर गेटिंग फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000 एंड दिस अमाउंट विल इंक्रीज टू 1,25,000 इन केस योर 80% और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज डिसेबल्ड. यानी सीवियरली डिसेबल्ड हो गया तब 1,25,000 दोगे, वरना 75 दोगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर. 50,000 का डिफरेंस होगा. ठीक है, ओके. अब इसमें देख लो, डिडक्शन अंडर 80DD इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फ्लैट डिडक्शन है. डिपेंडेंट का मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि सर कौन है आपके ऊपर डिपेंडेंट. तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए ऑलमोस्ट सब हो गए. मेरा स्पाउस, मेरे चिल्ड्रन, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हो जाएंगे. मतलब मेरे डिपेंडेंट ब्रदर, मेरे डिपेंडेंट सिस्टर. पर ध्यान रखिए, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो आपके लिए डिसेबल्ड, वो आपके लिए डिपेंडेंट नहीं है. मतलब मेरे दादाजी के लिए अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे लिए डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, वो मेरे पापा के लिए डिपेंडेंट हो गए, बिकॉज मेरे पापा के वो क्या है, फादर है. बट मेरे लिए नहीं होंगे वो, बिकॉज माई पेरेंट्स इज लाइक माई फादर एंड मदर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. HUF के लिए कौन है बताओ? सेम HUF भी अगर किसी के लिए ट्रीटमेंट करवा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंडिचर स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके मेंबर्स के लिए वो करेगा. तो मेंबर जो उन पे डिपेंडेंट है, पूरे के पूरे मेंबर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच इंडिविजुअल HUF फॉर सपोर्ट, इन दैट केस उनको किया जाएगा. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जिसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो वो खुद ATU क्लेम नहीं कर ले. आई होप यू अंडरस्टूड. मान लो मैंने एग्जांपल में दे रहा हूं, मैं अपने ब्रदर के लिए जो मेरे पे डिपेंडेंट है, आई एम टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD फॉर इन माई हैंड्स फॉर माई डिसेबल्ड डिपेंडेंट ब्रदर. आई रिपीट, फॉर माई डिसेबल्ड डिपेंडेंट ब्रदर, उसके लिए मैं 80DD क्लेम कर रहा हूं. आई रिपीट, उसके लिए मैं 80DD क्लेम कर रहा हूं. लेकिन अगर इस केस में मेरा जो ब्रदर है वो भी 80U क्लेम कर रहा है, आप समझ रहे हो, 80U, बिकॉज वो खुद डिसेबल्ड है तो वो 80U क्लेम कर रहा है. सो इन दिस केस कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना, मैं भी क्लेम कर रहा हूं, वो भी क्लेम कर रहा है एक ही चीज पे. सो यहाँ 80DD बोलता है भाई, अगर वो 80U क्लेम नहीं कर रहा है तो ही तुम 80DD करना. इफ ही इज ऑलरेडी क्लेमिंग 80U, सो यू कैन नॉट क्लेम 80DD, आइदर ऑफ द टू. And both the deductions are same. Even he can claim maximum 75 and 1,25,000, and even I can claim 75 or 1,25,000. But the disease is same, but the treatment is same. So हम दोनों नहीं क्लेम कर सकते. So यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि I cannot claim deduction under section 80U. मतलब 80U deduction has not been claimed by the disabled dependent in his hands. Illustration देखते हैं. Mr. X is a resident individual. Mr. X is a resident individual. He deposits a sum of 50,000 with Life Insurance Corporation every year for the maintenance of his handicapped grandfather who is, ओहो, जो मैं आपको बताया वही आ गया, handicapped grandfather. oh my god, वो LIC को सम दिया मेंटेन करने के लिए अपने ग्रैंडफादर को, हु इज होली डिपेंडेंट अपॉन हिम. ही कम्स इन दिस डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर आता है, डज नॉट मैटर. मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो फुलफिल हो गया है. डिडक्शन क्या मिलेगा, क्या? नो डिडक्शन विल बी गिवन. आई एम सो सॉरी, बिकॉज grandfather is not covered in dependent relative. Since the amount deposited and by Mr. X was for his grandfather, he will not be allowed any deduction. उसको कोई deduction नहीं मिलने वाला. The deduction when the individual assess incurs any expenditure. अच्छा, इसमें और एक बताइए, अगर ये grandfather खुद अपने लिए करेंगे तो उनको 80U मिल जाएगा. Please understand this. Because 80U में there is no such condition for dependent relative. Dependent वो खुद के लिए, तो 80U इनको मिल जाएगा, but 80D नहीं, 80DD it is not possible. यहाँ पे 80U नहीं मिल सकता क्योंकि in this case
is not incurring expenditure in his मतलब Mr. X is incurring expenditure, handicapped grandfather is not incurring expenditure. अब लास्ट में आता है गाइस डिसेबल्ड या डिसेबल्ड डिपेंडेंट बीमार, डिसेबल्ड के साथ साथ उसकी कोई बीमारी भी है साथ साथ, एंड वो बीमारी एक स्पेसिफाइड डिजीज है, स्पेसिफाइड डिजीज है, प्रिस्क्राइब डिजीज है, और वो डिजीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, रिपीट एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है. So in this case you are getting deduction under 80 DDB. DDB मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए बीमारी का इलाज हो रहा है. क्या हो रहा है? बीमारी का इलाज हो रहा है. एक्चुअल में उनको कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है. तो इन दिस केस देखिए क्या होगा, रेसिडेंट को ही बेनिफिट मिलेगा. परमिसेबल डिडक्शन विल बी अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000 विच एवर इज लोअर. ये नॉर्मल केस में. लेकिन अगर वही सीनियर सिटीजन होता ना, आई रिपीट, अगर सीनियर सिटीजन होगा तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 1 लाख. नॉर्मल है तो 40,000, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख. क्या कौन से एलिजिबल पेमेंट पे डिडक्शन मिलेगा? मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हिमसेल्फ और अ डिपेंडेंट. आई रिपीट, मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हिमसेल्फ, खुद के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है या डिपेंडेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है. खुद के लिए भी किया है या डिपेंडेंट के लिए किया है, 40,000 मिलेगा डिपेंडिंग ऑन दी एज. अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए किया है तो 1 लाख 1 ऑफ 40,000. डिपेंडेंट में भी कौन आएंगे, सेम. इन केस ऑफ इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ और इज डिपेंडेंट बीइंग स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स. ठीक है. और सिस्टर्स होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस इन केस ऑफ एचयूएफ एनी मेंबर. अब इसमें गाइस ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा. अगर आपको कोई अमाउंट मिल गया है इंश्योरेंस के अंदर में, मान लो वो मेडिकल डिजीज का इंश्योरेंस किया हुआ था, उस केस में ऑब्वियसली किया जा सकता है. तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर किया हुआ है और उस केस में अगर मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल गया है फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली जो आपको मिला है, क्या मिला है, मेडिकल रीइंबर्समेंट. मतलब मान लो एग्जांपल आपने 60,000 इंकर किया है, ठीक है, ये 60,000 एनीवेज आपका मैक्सिमम रिड्यूस होके हो गया 40,000. मान रहा हूं कि यू आर नॉट, दिस इज नॉट फॉर सीनियर सिटीजन, एंड आपको मतलब रीइंबर्समेंट क्लेम मिल गया है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 30,000. सो दिस 30,000 विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल डिडक्शन. सो माई फाइनल डिडक्शन अमाउंट विल बी 10,000. मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, 10,000. इन अ वे नेट ऑफ कर देंगे आप लास्ट में कि द अमाउंट विच इज रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, द रिसीव्ड अमाउंट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन. तो चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. फाइंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB PQRST. 5 लोगों का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा इलस्ट्रेशन देख के. PQRST, PQRST याद रखिएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ के लिए अप्लाई होता है. एसएससी का स्टेटस बोला है ऑर्डिनरी रेसिडेंट. एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, डिपेंडेंट ब्रदर बोला है, ब्रदर होगा भैया, यस होगा. 6,000 बोला है. ब्रदर का एज क्या है, 28. एज ब्रदर का क्यों बोला है, उसका रेसिडेंशियल स्टेट, आई मीन सॉरी रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं, एज जाने के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन. बस ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपने खत्म करेंगे. 80U मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं कल नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट कर दूंगा. एज है ये क्या है, एज. तो एज आपका 28 है ब्रदर का. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट भी बोला है, रेसिडेंट है वो. मेडिकल क्लेम मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है. तो बताइए इस केस में आपको 80 DDB कितना मिलेगा. इस केस में आपको 80 DDB कितना मिलेगा, पूरा 6,000 मिल जाएगा, पूरा 6,000 80 DDB मिल जाएगा बिकॉज इट इज लेस देन 40,000. ठीक है सर, ये केस है पी का खत्म हुआ. अब केस क्यू में आइए. रेसिडेंशियल स्टेटस ही क्या है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोला है. आई रिपीट, ये कहीं ये बोला है नॉन रेसिडेंट, ये बोला है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोला है. डिपेंडेंट ब्रदर कौन है, 80,000 का है, और ये एक सीनियर सिटीजन है. क्या है, सीनियर सिटीजन है. बट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. यानी जो ब्रदर है, जो ब्रदर है वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है. वो क्या है, नॉन रेसिडेंट. और अगर ब्रदर नॉन रेसिडेंट है, अगर ब्रदर नॉन रेसिडेंट है तो गाइस जस्ट 1 सेकेंड, अगर ब्रदर नॉन रेसिडेंट है
अगर ब्रदर नॉन रेसिडेंट है और मैं और नॉट ओनली रेसिडेंट हूँ और वो सीनियर सिटीजन है, तो मुझे बताइए क्या डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर ब्रदर जो डिपेंडेंट है वो नॉन रेसिडेंट है? सर यहाँ क्लियरली होगा या क्लियरली होगा क्योंकि ब्रदर एक नॉन रेसिडेंट है। आई रिपीट, क्योंकि ब्रदर एक नॉन रेसिडेंट है, उस केस में सीनियर सिटीजन का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीनियर सिटीजन के लिए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो केस है, आई रिपीट नॉर्मल जो केस है, नॉर्मल जो केस बोलता है वो अमाउंट इंकर्ड फॉर ऑल एसएससीज बोलता है 40,000, कि उस केस में जो नॉर्मल केस है, मतलब एक होता है ना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को जो 1 लाख का है, वहां पे ये ब्रदर नहीं मिस कर जाएगा, बिकॉज इन दैट केस उसको फुल्ली डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। उसको फुल्ली डिडक्शन नहीं मिल पाएगा मतलब 1 लाख तक जो लिमिट था वो नहीं मिल पाएगा, तो उसको लोअर लिमिट मिलेगा। और लोअर लिमिट क्या है? 40,000। तो जो 80,000 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि जो एसएससी है यानी जिसके जो इंकर कर रहा है, ही इज अ रेसिडेंट, ही इज अ रेसिडेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिपेंडेंट के लिए अपने को खाली सीनियर सिटीजन के केस में देखना है कि वो उसका स्टेटस क्या है, उसका रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का स्टेटस होना चाहिए। यहाँ तो नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ पे तो बात ही खत्म, उसको कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज इन दिस केस द एसएससी itself इज अ नॉन रेसिडेंट, 80 डीडीबी इज नॉट एप्लीकेबल। रेसिडेंट है बट नॉट एन इंडियन सिटीजन, मतलब नहीं है, रेसिडेंट होना चाहिए। 72,000 है, 88 है और ये भी रेसिडेंट, तो 1 लाख का पूरा मिल सकता था, तो इस केस में इसको पूरा का पूरा 72,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 72,000 का डिडक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि सर ये एज ऑफ ब्रदर देखिए वेरी सीनियर आई मीन सीनियर सिटीजन है और ये रेसिडेंट है और ये भी रेसिडेंट है, तो मिल जाएगा। यहाँ पे भी ठीक है, रेसिडेंट है और 80,000 है, 80,000 है, ये रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा। और 52 है, ओ माय गॉड, सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 80 और 40 विच एवर इज लोअर, बताइए क्या है? 40 इज लोअर। तो 40 में से आपको याद रखिए मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे मिला है, तो आपको 8,000 माइनस करना पड़ेगा और जो डिफरेंस आ रहा है वो है 32,000। दिस डिफरेंस 8,000 को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस जो नेट आएगा वो 32,000 आपको डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 80D So I think it was a very good example where आपको पूरा 80 DDB अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये चीज़ सोल्यूशन में भी देख सकते हो विद प्रॉपर नोट, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस। ठीक है, अब 80U जो है गाइज वो 80DD का ही है, सेम चीज़ जो 80DD है ना हम पढ़ेंगे, ऑल्दो लास्ट क्लास में आई मीन ऊपर में अपने पढ़े हैं, एंड 80U विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास। 80U भी सेम है, मतलब जो 80DD में आप पढ़े हो 80U में भी वही आपको पढ़ाया जाएगा, सेम चीज़ है 80U, बट 80U इज फॉर सेल्फ एसएससी, मतलब खुद एसएससी के लिए ये बेनिफिट है, बट डिजेबल डिपेंडेंट के लिए कर रहे हो तो आपको 80DD में जाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए अपना जो क्लास है, आज के लिए अपना जो क्लास है डिडक्शंस का, वो अपने आज फर्स्ट पार्ट यही खत्म करते हैं, अपने डिडक्शंस को नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में लेकर जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन आस्क मी योर क्वेरी या डाउट्स। जस्ट 1 मिनट गाइज, होल्ड करना। कल आपको आना है, कल क्लबिंग स्टार्ट करेंगे और डिडक्शंस खत्म करेंगे। ओके, सो टुमारोज क्लास वी विल फिनिश डिडक्शंस एंड वी विल स्टार्ट क्लबिंग।
Just 1 minute.